देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 150 तक चर्चा किया था और इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे प्रश्न संख्या 151 से। तो अगर आपने फरवरी 2020 के मंथली करंट अफेयर का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 का जो वीडियो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे क्लिक कीजिए और उस वीडियो को देख डालिए, क्योंकि उसमें जितने भी करंट अफेयर हैं वो आपकी सभी आगामी परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, इस वीडियो की पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोनों जगहों से डाउनलोड कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की पीडीएफ की लिंक दी गई है। पहले पूरा वीडियो देख डालिए और इसको रिवाइज कर डालिए, पूरे तथ्यों को समझ डालिए, उसके बाद पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको रिवाइज कर डालिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जो है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, 151वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जीती। तो देखिए, जो आपका 2020 का राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप था, इसको जीता है आदित्य मेहता ने, और आदित्य मेहता ने पंकज आडवाणी को फाइनल में 6-2 से हराकर जो है ये राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो है जीता था। और देखिए, आपको बता दूं, इसमें जो आपका ये राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप था, ठीक है, तो इसमें जो आपका महिला वर्ग का खिताब था, तो महिला स्नूकर के फाइनल में जो कर्नाटक की विद्या पिल्लै हैं, इन्होंने मध्य प्रदेश की एमी कमानी को 3-2 से हराकर राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप जो है जीता था। और 152वां प्रश्न है कि विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यानी कि जो आपका इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 11 फरवरी। 11 फरवरी को हर साल जो है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है मनाया जाता है। और देखिए, जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है, तो इसके द्वारा दिसंबर 2015 में 11 फरवरी के दिन जो है विज्ञान में महिलाओं एवं बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो प्रस्ताव है ये अपनाया गया था। और ये दिवस जो है पहली बार 2016 में मनाया गया था, और इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की समान सहभागिता और भागीदारी को सुनिश्चित करना है। और 153वां प्रश्न है कि गुजरात में एनजी एक्सपो 2020 का जो आयोजन है ये किस स्थान पर किया गया। तो देखिए, जो आपका एनजी एक्सपो 2020 था, इसका आयोजन गुजरात के बड़ोदरा में किया गया था 15 से 17 फरवरी 2020 तक। और देखिए, जो आपका ये 3 दिवसीय मेगा प्रदर्शनी था, तो इसका जो आयोजन है ये मेड इन इंडिया उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए फेडरेशन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया था। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। और 154वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है, इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ये मनाया जाता है 12 फरवरी को हर साल। और देखिए, पूरे इंडिया यानी कि पूरे भारत में 12 फरवरी से 18 फरवरी 2020 तक इस साल जो है उत्पादकता सप्ताह के रूप में मनाया गया। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिएगा। 155वां प्रश्न है कि हाल ही में WHO के द्वारा कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा गया है। देखिए, कोरोना वायरस जो है फरवरी 2020 में काफ़ी चर्चा में रहा, और जो कोरोना वायरस है इसका जो है नाम रखा गया है कोविड-19। और कोविड-19 का पूरा नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है इसको आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, जो आपका ये कोविड-19 है, तो कोविड-19 में जो है को का मतलब है कोरोना वायरस, वी का मतलब है वायरस, और डी का मतलब है डिजीज यानी कि बीमारी। तो कोविड-19 का ये पूरा मतलब है। तो ये कोरोना वायरस का जो नाम रखा गया है कोविड-19, इसका पूरा मतलब है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, इसमें जो 19 है इसके आगे 19 क्यों लगाया है कोविड के आगे। देखिए, जो आपका ये कोरोना वायरस यानी कि विषाणु है, इसकी पहचान पहली बार 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान में हुई थी। तो इसलिए 2019 में इसको खोजा गया, इसलिए इसके नाम के आगे 19 यानी कि 19 लगा दिया गया है। तो कोरोना वायरस का जो आधिकारिक नाम है ये कोविड-19 रखा गया है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, और क्यों रखा गया आपको पता ही चल गया है। और देखिए, 156वां प्रश्न है कि हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान आरंभ किया है। तो देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन आपका है UNHCR यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ठीक है। और देखिए, आपको बता दूं, जो आपका ये स्टेप विद रिफ्यूजी अभियान है, तो इस अभियान में भाग लेने वाले व्यक्तियों को द्वारा 12 महीने में 2 बिलियन किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए स्वयं को चुनौती दी जाएगी, क्योंकि विश्व में जो शरणार्थी होते हैं इनके द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए हर वर्ष लगभग इतने ही किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। और 157वां प्रश्न है कि विश्व यूनानी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपका विश्व यूनानी दिवस है ये 11 फरवरी को हर साल मनाया जाता है, और इसे जो है यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर हर साल मनाया जाता है 11 फरवरी को।
देखिए आपको बता दूं, जो आपका ये यूनानी चिकित्सा पद्धति है तो इसका जो आरंभ है ये यूनान में हुआ था, इसीलिए इसका नाम यूनानी पड़ गया। ठीक है, यूनानी चिकित्सा पद्धति। और सबसे खास बात देखिए, जो आपके हिप्पोक्रेटस हैं इनको जो है इस चिकित्सा पद्धति यानी कि यूनानी चिकित्सा पद्धति का जो है जनक माना जाता है। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा गया है कई बार। और 158वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई? तो देखिए आपको बता दूं कि अभी हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश राज्य है इसके द्वारा घटते भूजल स्तर में सुधार के लिए भूजल संरक्षण विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान की गई थी फरवरी 2020 में। देखिए जो आपकी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट है इसने 12 फरवरी 2020 को भूजल संरक्षण अधिनियम 2020 को मंजूरी प्रदान की थी। और इसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति 300 वर्ग मीटर से बड़े घर का निर्माण करने के लिए एक सबमर्सिबल पंप स्थापित करता है तो मालिक को जो है वर्षा जल संचयन प्रणाली भी स्थापित करनी पड़ेगी। और 159वां प्रश्न है कि हाल ही में किस जानवर को वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल करने की घोषणा की गई है? तो देखिए ये जानवर आपका है एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इन दोनों को फरवरी 2020 में जो है वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल करने की घोषणा की गई थी। देखिए इंडिया यानी कि भारत जो है ये एशियाई हाथी और गोडवाड़ा यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को विलुप्त होती प्रवासी प्रजातियों की वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल करेगा। और इस सूची पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि यूएनईपी के तहत पर्यावरण संधि वन्य जीव के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो आपका 13वां सम्मेलन था उसमें जो है चर्चा की गई। देखिए आपका यूएनईपी है ये क्या है इसके बारे में भी आपको डिटेल बताया जाएगा, लेकिन इससे पहले कुछ और भी इंफॉर्मेशन है। देखिए जो आपका ये 13वां कॉप सम्मेलन था यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन था, तो इसमें जो है डुगोंग व्हेल शार्क समुद्री कछुआ, देखिए समुद्री कछुआ की जो 2 प्रजातियां हैं तो इनके जो है संरक्षण और रिकवरी के लिए जो है एक्शन प्लान तैयार करने पर चर्चा की गई थी इस 13वें कॉप सम्मेलन में। और देखिए जो आपका ये 13वां कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी सम्मेलन था तो इसका जो आयोजन है ये गुजरात के गांधीनगर में किया गया था 17 से 22 फरवरी तक। ये लाइन आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम यूएनईपी के बारे में। देखिए यूएनईपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और देखिए इसका मुख्यालय जो है आपका केन्या के नैरोबी में स्थित है और ये लाखों बार एग्जाम में अब तक पूछा चुका है। और देखिए जो आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है तो इसके वर्तमान में जो हेड है इनका नाम है इंगर एंडरसन और इसके डायरेक्टर हैं इंगर एंडरसन ही। और 160वां प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ ने बैलिस्टिक मिसाइल प्राणस विकसित करना शुरू कर दिया है। ये मिसाइल जो है ये किसका उन्नत संस्करण है? तो देखिए जो आपका प्राणस मिसाइल है ये प्रहार मिसाइल का उन्नत संस्करण है। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए जो आपका प्रहार मिसाइल था तो इसकी मारक क्षमता थी 150 किलोमीटर, लेकिन इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, इसकी मारक क्षमता बढ़ा दी गई है और इसका नया नाम भी दे दिया गया है। तो जो आपका प्राणस मिसाइल है इसकी जो मारक क्षमता यानी कि स्ट्राइक रेंज है ये आपकी कितनी कर दी गई है? 200 किलोमीटर। तो 50 किलोमीटर वृद्धि हो गई है इसकी मारक क्षमता में। और देखिए जो आपका ये प्राणस मिसाइल है इसके बारे में सबसे खास बात है कि ये जो है एक सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। 161वां प्रश्न है कि किस देश ने हाल ही में भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली बेचे जाने को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने अभी हाल ही में भारत को एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली जो है बेचे जाने को मंजूरी दी है। और इन एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली की जो कीमत होगी ये आपकी होगी 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 13,000 करोड़ रुपए। और इन एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणालियों में जो है AMRAAM मिसाइल और NASAMS सेकेंड मिसाइल और सतह से सतह में मार करने वाली जो मिसाइल्स हैं कुछ और कुछ राडार्स जो हैं ये सभी शामिल हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और देखिए 162वां प्रश्न है कि हाल ही में किस क्षेत्र को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है? देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिएगा सारे फैक्ट को। देखिए फरवरी 2020 में जो आपका कावेरी डेल्टा क्षेत्र है तो कावेरी डेल्टा क्षेत्र को जो कि कुछ इस प्रकार से जो है दक्षिणी बिंदु में आपको दिखेगी इंडिया के मैप में। तो जो आपका ये कावेरी डेल्टा क्षेत्र है इसको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के द्वारा संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र घोषित किया गया है। और इसके अंतर्गत अब क्या होगा? देखिए जो कि तमिलनाडु की राज्य सरकार है इसके अनुसार अब जो केंद्र सरकार है यहाँ पर कोई भी परियोजना शुरू कर सकती है परंतु राज्य सरकार के अनुमति पत्र के बिना उसे लागू नहीं किया जा सकेगा। और अब जो आपका कावेरी नदी का डेल्टा क्षेत्र होगा इसमें हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी परियोजनाओं के लिए मंजूरी प्रदान नहीं की जाएगी। 163वां प्रश्न है कि झारखंड के किस पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक का जो विलय है ये फरवरी 2020 में जो है भाजपा में करने की आधिकारिक घोषणा की थी?
तो देखिए झारखंड के ये पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके बाबूलाल मरांडी, ठीक है। तो बाबूलाल मरांडी जो है ये झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे और इस न्यूज में सबसे खास बात यही आपको बतानी थी बाबूलाल मरांडी के बारे में, इसीलिए चर्चा में थे। तो बाबूलाल मरांडी जो है झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, ये चीज आपको याद रखना है। और इनकी जो पार्टी थी इसका नाम था झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक। तो इसके ये अध्यक्ष थे और अभी हाल ही में फरवरी 2020 में इन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर लिया 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में। देखिए जो आपके बाबूलाल मरांडी हैं इन्होंने 2006 में भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली थी। और 164वां प्रश्न है कि केंद्र सरकार के द्वारा जारी घोषणा के अनुसार नए 1 रुपए के नोट पर जो है किसके हस्ताक्षर होंगे। देखिए अगर आपने बहुत सारे एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता भी होगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, स्पेशल बैंकिंग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका भारत का वित्त सचिव जो होता है, तो भारत के वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं 1 रुपए के नोट पे। बाकी नोटों पे जो है जो आपका रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इस पर यानी कि जो आपका ये 1 रुपए का नोट है, इस पर जो जो भारत के वर्तमान वित्त सचिव हैं जिनका नाम है अतनु चक्रवर्ती, इनके हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर होंगे। और इस नोट पर जो है 1 रुपए के सिक्के का प्रतीक बना होगा, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। और देखिए जो आपका ये नोट होगा ये जो है इसका रंग जो है सामने गुलाबी हरा होगा, देखिए यहाँ पे गुलाबी हरा दिख रहा है आपको। और जबकि पीछे कई रंगों का मेल होगा, तो इसके पीछे मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ पलट के क्योंकि ये आपका इमेज है। और देखिए जो आपका ये 1 रुपए का नोट है इसकी लंबाई होगी 9.7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 6.3 सेंटीमीटर होगी। तो ये इधर से जो है आपका 9.7 सेंटीमीटर है और इधर से आपका जो है 6.3 सेंटीमीटर है। देखिए नोटों के बारे में उसकी लंबाई, चौड़ाई, रंग और उसकी सिग्नेचर वगैरह के बारे में पूछ लेता है। तो 1 रुपए के बारे में भी जो मैंने आपको बताया है कि 1 रुपए का जो नया नोट जारी हुआ है उसमें क्या क्या खास बातें इसको नोट कर लीजिएगा। 165वां प्रश्न है कि सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार इस अवधि में यानी कि 2018-19 के अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी कौन सी रही। तो देखिए आपको बता दूं जो आपका सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 था जिसका रिपोर्ट अभी हाल ही में फरवरी में जारी किया गया था। तो उसमें बताया गया है कि 2018-19 के अवधि में सबसे अधिक मुनाफे वाली कंपनी रही भारत की ONGC यानी कि जो आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन है, ठीक। और देखिए इस सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 में बताया गया कि जो आपका ONGC है और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है और NTPC है, तो ये जो है सार्वजनिक उपक्रम सर्वेक्षण 2018-19 की टॉप 3 कंपनियां रहीं। और इनका जो कुल लाभ है ये क्रमशः 15.3%, 9.68% और 6.73% रहा। और देखिए इस दौरान 70 सरकारी कंपनियां नुकसान में रहीं और कुल घाटे में शीर्ष 10 कंपनियों की हिस्सेदारी जो है ये 94% से अधिक रही। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिए, नोट करिएगा। और देखिए 166वां प्रश्न है कि विश्व रेडियो दिवस यानी कि वर्ल्ड रेडियो डे कब मनाया जाता है। तो देखिए जो आपका विश्व रेडियो दिवस है ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और 2020 के विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो एंड डाइवर्सिटी यानी कि रेडियो और विविधता। और देखिए हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 13 फरवरी को जो है ये दिवस यानी कि जो आपका विश्व रेडियो दिवस है ये मनाया जाता है। और 167वां प्रश्न है कि विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का जो निर्माण है ये कहाँ पे किया जा रहा है। तो देखिए जो आपका विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है इसका निर्माण किया जा रहा है गुजरात में। और ये गुजरात के मोटेरा में बन रहा है, इसका नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम। और ये जो है दर्शकों की क्षमता के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और देखिए अभी तक जो आपका मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम था तो ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम था, लेकिन अब इसका बाप आ गया है इंडिया में। अब जो भारत का मोटेरा में स्थित जो आपका सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम है तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। और इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किसने किया है, डोनाल्ड ट्रंप जी आए थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो उन्होंने इसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया था फरवरी 2020 में। 168वां प्रश्न है कि हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने किसे जो है दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित व्यक्ति घोषित किया। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं चितेत्सु वातानाबे जो कि एक जापानीज व्यक्ति हैं। देखिए जो आपके चितेत्सु वातानाबे हैं इनकी उम्र 12 फरवरी 2020 को 112 साल 344 दिन थी। और इनका जो जन्म है ये जापान के निगाता में 5 मार्च 1907 को हुआ था। तो देखिए ये फरवरी में तो जिंदा थे, लेकिन अभी ये वीडियो मार्च में अपलोड हो रहा है और मार्च में मैं इसको रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। तो अभी एक रिसेंट न्यूज आई है कि जो आपके चितेत्सु वातानाबे हैं इनका निधन भी अभी रिसेंटली हो गया है, ठीक है। तो इनके बारे में डिटेल्स याद रखना है। और देखिए इसके साथ में एक फैक्ट याद रखना है, देखिए जापान की जो केन तनाका है ये दुनिया की सबसे उम्रदराज जीवित महिला है, ठीक है। ये भी जिंदा है, इनके बारे में आप डिटेल नोट कर सकते हैं। इनकी जो उम्र है वर्तमान में 117 साल है। और देखिए 169वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। एग्जाम में सबसे अधिक पूछने जाने वाला ये प्रश्न है। देखिए जो आपका राष्ट्रीय महिला दिवस है ये 13 फरवरी को हर साल मनाया जाता है।
और देखिए 13 फरवरी का दिन बहुत ही खास होता है क्योंकि इसी दिन भारत की जो पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजिनी नायडू, इनका जो है जन्म हुआ था और इन्हीं के जन्म के उपलक्ष्य में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। देखिए इनको यानी कि सरोजिनी नायडू को जो है भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है और इनका जो जन्म है ये 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। इनके पिता जो है इनका नाम था अघोरनाथ चट्टोपाध्याय, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। तो ये डिटेल्स याद रखना है सरोजिनी नायडू के बारे में, लेकिन सबसे पहले क्या रखना है कि 13 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और देखिए 170वां प्रश्न है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किस देश में दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की है? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका लीबिया देश है, तो लीबिया देश में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दीर्घकालिक संघर्ष विराम की अपील की थी। और देखिए फरवरी 2020 में जो है इसके लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक प्रस्ताव पारित करके युद्धग्रस्त लीबिया में दीर्घकालिक संघर्ष विराम की जो है अपील की थी। और 171वां प्रश्न है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो देखिए हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और इनके बारे में करेंट न्यूज ये है कि हरियाणा की जो राज्य सरकार है इसने जो है रीडिंग मिशन हरियाणा नाम से एक कार्यक्रम स्टार्ट किया फरवरी 2020 में। और देखिए जो आपका ये रीडिंग मिशन हरियाणा है तो इसका उद्देश्य है हरियाणा के युवा छात्रों के बीच पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देना। और इसके लिए क्या कार्य होगा रीडिंग मिशन हरियाणा के अंतर्गत? देखिए जो आपका ये रीडिंग मिशन हरियाणा है इस पहल के अंतर्गत जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं वहां पर छात्रों को पुस्तक समीक्षा समाचार पत्रों और पुस्तकों को पढ़ने पर चर्चा के लिए समय दिया जाएगा। और जो आपकी ये रीडिंग मिशन हरियाणा है ये योजना जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई रीडिंग मिशन 2022 के तर्ज पर हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 172वां प्रश्न है कि ESPN क्रिक इन्फो ने किसे कप्तान ऑफ द ईयर 2019 चुना है? तो देखिए जो आपका ESPN क्रिक इन्फो था तो इसने जो है इयोन मार्गन को, जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं, इनको कप्तान ऑफ द ईयर 2019 चुना था। देखिए जो आपके इयोन जोसेफ जेरार्ड मार्गन है, देखिए ये इयोन मार्गन का पूरा नाम है, ठीक है। तो इयोन जोसेफ जेरार्ड मार्गन को वर्ल्ड कप में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व करते हुए वर्ल्ड कप जीतने के लिए कप्तान ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है इस साल। और देखिए जो आपका ये ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2019 है तो इसके सभी श्रेणियों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम कि किस श्रेणी में किसको कौन सा अवार्ड दिया गया। देखिए कप्तान ऑफ द ईयर चुना गया इंग्लैंड के इयोन मार्गन को, ये मैंने आपको बता ही दिया है। और जो आपका ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2019 है जो कि फरवरी 2020 में वितरित किया गया तो इसमें टेस्ट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार कुशल परेरा को दिया गया जो कि श्रीलंका के क्रिकेटर हैं। और टेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार केमर रोच को दिया गया जो कि वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर हैं। और ODI बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार बेन स्टोक्स को मिला है जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और जो आपका ODI बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार था ये मैट हेनरी को मिला जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं। और T20 इंटरनेशनल बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार ग्लेन मैक्सवेल को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। और देखिए जो आपका T20 इंटरनेशनल है इसमें बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार लसित मलिंगा को मिला है जो कि श्रीलंका क्रिकेटर हैं। और डेब्यू ऑफ द ईयर का पुरस्कार जोफ्रा आर्चर को मिला है जो कि इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। और वीमेन बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेग लैनिन को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। और वीमेन बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार एलिस पेरी को मिला है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर हैं। और देखिए आपको बता दूं जो आपका ये क्रिक इन्फो अवार्ड 2019 था ESPN का तो इसमें जो है एसोसिएट बैटिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार जॉर्ज मुंसे को दिया गया जो कि स्कॉटलैंड के क्रिकेटर हैं। और एसोसिएट बॉलिंग परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बिलाल खान को जो कि ओमान के क्रिकेटर हैं। तो ये सारे जो है जितने भी ESPN क्रिक इन्फो अवार्ड 2019 के विजेता हैं इनके नाम हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और 173वां प्रश्न है कि हाल ही में किस वायरस के चलते विश्व का जो सबसे बड़ा टेक कार्यक्रम है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 इसको रद्द कर दिया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 है ये रद्द कर दिया गया कोरोना वायरस के कारण। कोरोना वायरस जो आपको पता ही होगा चीन में फैला हुआ है, ठीक है, चीन के वुहान शहर में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। देखिए जो आपका ये मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2020 है तो इसका जो आयोजन है ये ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन टेलीकॉम एसोसिएशन के द्वारा जो है किया जाने वाला था। कब से कब तक? देखिए इसका आयोजन जो है ये 24 से 27 फरवरी को जो है जो आपका बार्सिलोना है, ठीक है, तो स्पेन के बार्सिलोना शहर में जो है ये आयोजित होने वाला था, लेकिन इसको जो है कोरोना वायरस के चलते इसके संक्रमण के चलते जो है रद्द कर दिया गया। और 174वां प्रश्न है कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक वाहनों में प्रयोग होने वाले जीवाश्म ईंधन से होने वाले वायु प्रदूषण से जो है किस देश को सालाना
10.7 लाख करोड़ रुपए का जो है नुकसान होता है। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसने एक रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि जो आपका इंडिया यानी कि भारत है, तो भारत को जो है जो आपके भारत में वाहन होते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन का जो प्रयोग होता है उससे जो वायु प्रदूषण होता है तो उससे भारत को सालाना 10.7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल की रिपोर्ट में बताया गया है कि जो आपका चीन है और अमेरिका है, ठीक है, तो चीन अमेरिका के बाद भारत इस नुकसान का सामना कर रहा तीसरा सबसे बड़ा देश है। और इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन को जीवाश्म ईंधन जनित वायु प्रदूषण से हर साल 900 अरब अमेरिकी डॉलर और अमेरिका को 600 अरब अमेरिकी डॉलर का जो है नुकसान होता है। और 175वां प्रश्न है कि किस राज्य से ताल्लुक रखने वाले 3 आदिवासी समुदायों परिवार तलवार और सिद्धि को जो है अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने के प्रावधान वाले संविधान संशोधन विधेयक 2019 को हाल ही में लोकसभा के द्वारा पारित कर दिया गया। तो देखिए ये राज्य आपका है कर्नाटक। कर्नाटक से बिलोंग करते हैं आपके ये 3 आदिवासी समुदाय जिसका नाम है परिवार तलवार और सिद्धि, ठीक है। तो इन तीनों को जो है अनुसूचित जनजाति की सूची में जो है हाल ही में शामिल कर लिया गया है। और देखिए आप बता दूं जो आपका कर्नाटक राज्य है तो वहाँ पर इन समुदायों जिसका नाम है परिवार तलवार और सिद्धि, ठीक है, तो इनके लोगों की संख्या लगभग 15 लाख है और इन जनजातियों को अब समाज और विकास की मुख्य धारा में शामिल होने का अवसर मिलेगा अनुसूचित जनजाति में शामिल होने के बाद। 176वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटा दिया है। तो देखिए ये देश आपका अमेरिका है। अमेरिका ने फरवरी 2020 में भारत को व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटा दिया था। देखिए जो आपका अमेरिका है तो अमेरिका के व्यापार प्रमुख ने ब्राजील इंडोनेशिया हांगकांग दक्षिण अफ्रीका और अर्जेंटीना सहित कई देशों को इस सूची से हटा दिया है और इस सूची में आपका भारत भी शामिल है। देखिए अमेरिका ने भारत को G20 सदस्य होने और विश्व व्यापार में कुल 0.5% या फिर इससे अधिक की हिस्सेदारी होने के कारण इस व्यापार लाभ के लिए निर्यात करने वाले देशों की सूची से हटाया था। और 177वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय जल सम्मेलन का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो देखिए फरवरी 2020 में राष्ट्रीय जल सम्मेलन का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और इस सम्मेलन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किया था। और इस सम्मेलन के 4 सत्रों के दौरान पारंपरिक जल स्रोतों का महत्व और पुनरुद्धार जल का अधिकार मध्य प्रदेश में नदी कायाकल्प अभियान और कई अन्य संबंधित विभिन्न पहलुओं पर जो है चर्चा की गई थी। तो ये डिटेल्स याद रखिएगा। और देखिए 178वां प्रश्न है हाल ही में ट्राइफेड के द्वारा किस स्थान पर वन धन और उद्यमिता विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था। तो देखिए जो आपका ट्राइफेड है इसके द्वारा अभी हाल ही में फरवरी 2020 में जो है नई दिल्ली में वन धन और उद्यमिता विकास पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था और इसका आयोजन नई दिल्ली में जो है जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत किया गया था। और देखिए जो आपका ये वन धन और उद्यमिता जो विकास पर कार्यशाला था इसका उद्घाटन किया था केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने, ठीक है। और देखिए जो आपका ट्राइफेड है इसका पूरा नाम क्या है। देखिए ट्राइफेड जो है इसका पूरा नाम है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। और 179वां प्रश्न है कि ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन बने हैं। तो देखिए जो ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री बने हैं ये काफ़ी चर्चा में रहे फरवरी में। देखिए इनका नाम है ऋषि सुनक, ये एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और इसीलिए आपके एग्जाम के लिए और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो याद रखना है कि ब्रिटेन के नए फाइनेंस मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री का नाम है ऋषि सुनक। और देखिए इन्होंने इस पद पर यानी कि ब्रिटेन के वित्त मंत्री के पद पर पाकिस्तानी चांसलर साजिद जाविद का जो है स्थान लिया है। और वर्तमान में बात करें तो जो आपका ब्रिटेन है यहाँ के जो प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। और देखिए जो आपके बोरिस जॉनसन है इनके मंत्रिमंडल में अब 3 भारतीय मूल के जो है कैबिनेट मंत्री हो गए हैं और इनका नाम तो आपको बता देता हूँ क्योंकि एग्जाम में पूछे आएंगे। देखिए ऋषि सुनक का नाम तो आपने जान ही लिया है, ये जो है वित्त मंत्री बन गए हैं कहाँ के, ब्रिटेन के। और बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में प्रीति पटेल को जो है गृह मंत्री बनाया गया है और आलोक शर्मा को जो है ब्रिटिश कैबिनेट में जो है व्यापार सचिव के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, ऋषि सुनक का, आलोक शर्मा का और प्रीति पटेल का, ठीक है। तो ये बोरिस जॉनसन के मंत्रिमंडल में जो है 3 भारतीय मूल के सांसद हैं और ये मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं वहाँ पे। और 180वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने मन कृष्णा अभियान लॉन्च किया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपकी आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार है इसने मन कृष्णा अभियान को लॉन्च किया था और इस अभियान को क्लीन कृष्णा गोदावरी कैनाल्स मिशन और प्लास्टिक विरोधी अभियान के तहत जो है कृष्णा नदी से निकाली गई नहरों की सफाई हेतु लॉन्च किया गया था। और आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस मन कृष्णा अभियान को शुरू किया था आंध्र प्रदेश के रामा वारापडू पंचायत से।
और देखिए आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ के वर्तमान में जो गवर्नर हैं, इनका नाम है विश्वभूषण हरिचंदन, और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर इनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। 181वां प्रश्न है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा 2019 का जो है सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया? तो देखिए ये हॉकी खिलाड़ी आपके हैं मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह को फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा 2019 का सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी चुना गया था। और जो कि मनप्रीत सिंह है, ये सम्मान पाने वाले जो है ये पहले भारतीय हैं, और 2011 में इन्होंने जो है डेब्यू किया था कहाँ पे, हॉकी में, हॉकी के खेल में। और जबकि मनप्रीत सिंह है ये वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन यानी कि कप्तान हैं। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। देखिए जबकि मनप्रीत सिंह हैं तो 2012 लंदन और 2016 रियो ओलंपिक में ये खेल चुके हैं, और ये अब तक भारत की ओर से 260 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं हॉकी का। 182वां प्रश्न है कि हाल ही में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस शहर में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया? तो देखिए अभी हाल ही में जो आपका नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, इसने जो है नई दिल्ली में नशीली दवाओं की तस्करी पर रोक लगाने हेतु फरवरी 2020 में जो है बिम्स्टेक सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस सम्मेलन की खास बात क्या रही? देखिए जो आपके भारत के गृह मंत्री हैं अमित शाह, तो इन्होंने नशीले पदार्थ की तस्करी से मुकाबला विषय पर इस बिम्स्टेक सम्मेलन में कहा था कि भारत जो है ये पूरी दुनिया में मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने हेतु जो है दृढ़ संकल्पित है। और आपको बता दूं कि जो आपका ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, ठीक है, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में ही, और इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। और जो का ये बिम्स्टेक है, तो बिम्स्टेक के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो बिम्स्टेक का पूरा नाम जान लेते हैं और उसका इससे रिलेटेड फैक्ट को जान लेते हैं। देखिए बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल एंड टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका हेडक्वार्टर स्थित है बांग्लादेश के ढाका में। ये बहुत बार पूछा भी गया है। बिम्स्टेक की स्थापना जो है की गई थी 1997 में, और बिम्स्टेक जो है ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। और बिम्स्टेक में कौन कौन से देश शामिल हैं? देखिए बिम्स्टेक में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड शामिल हैं। तो ये देश जो है इनके नाम आपको याद रखने हैं। और 183वां प्रश्न है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने किसे जो है एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है? तो देखिए जो भारत का केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय था, इसने फरवरी 2020 में राजीव बंसल को एयर इंडिया का चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जो है अपॉइंट किया था। और जो आपके राजीव बंसल हैं, ये 1988 बैच के नागालैंड काडर के एक भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS ऑफिसर हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। और 184वां प्रश्न है, अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981 नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो देखिए इस पुस्तक को लिखा है डॉक्टर के खंडेलवाल ने, और इस पुस्तक की खास बात यह है कि ये पुस्तक जो है द ब्राइट ला हाउस के द्वारा प्रकाशित की गई है, और इसका विमोचन किया गया था फरवरी 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। और देखिए जो आपको बता दूं, ये जो पुस्तक है इसका नाम है अ कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, ठीक है। तो ये पुस्तक जो है ये वायु प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के तौर तरीकों पर आधारित है। और 185वां प्रश्न है कि हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भारतीय फैशन डिजाइनर वेंडेल रॉड्रिक्स का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष जो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो देखिए जो आपके वेंडेल रॉड्रिक्स हैं, इनको जो है 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और जो आपके वेंडेल रॉड्रिक्स हैं, इन्हें 2015 में फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय के द्वारा सेवेलियर डे लॉटरे डी आर्ट्स एट लेटर्स भी अवार्ड दिया गया। और इसके अलावा वेंडेल रॉड्रिक्स ने जो है कई सारी पुस्तकें भी लिखी थी, जिनमें शामिल आपकी हैं द ग्रीन रूम, पोस्केम, गोन्स इन द शेडो, मोडा गोवा, हिस्ट्री एंड स्टाइल। तो ये चीज़ें याद रखनी है इनके बारे में कि इन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी थी, और नाम तो मैंने आपको बता दिया पुस्तकों का। 186वां प्रश्न है कि हाल ही में नंदू आर कुलकर्णी का निधन हो गया, वह क्या थे? तो देखिए जो आपके नंदू आर कुलकर्णी जी हैं, ये पत्रकार थे, और इनका फरवरी 2020 में जो है निधन हुआ था। और जो आपके दिग्गज पत्रकार नंदू आर कुलकर्णी हैं, इनका हाल ही में मुंबई में निधन हुआ था फरवरी 2020 में। ये 1992 से जो है द स्टेट्समैन के मुंबई ब्यूरो प्रमुख के रूप में जो है सेवारत थे। और इन्होंने अपने करियर की जो शुरुआत है ये 1976 में द इंडियन एक्सप्रेस से की थी, जहां उन्होंने 16 वर्षों तक लगातार कार्य किया था। 187वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपके भारत के रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, इन्होंने कोलकाता की ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन का उद्घाटन किया था। देखिए जो आपका ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है, तो इसके पहले चरण में 6 एलिवेटेड स्टेशनों वाले 5.3 किलोमीटर लंबे मार्ग का जो है उद्घाटन किया गया था।
और इस परियोजना का जो क्रियान्वयन है ये कोलकाता मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जो है किया जा रहा है। देखिए जो आपका कोलकाता का ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है तो ये कुल मिलाकर 16.5 किलोमीटर यानी कि 16.5 किलोमीटर लंबा है। और जो का ये ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर है ये हुगली नदी के पश्चिमी तट पर हावड़ा को पूर्वी तट पर जो है स्थित साल्ट लेक शहर से जो है जोड़ता है। तो ये सारी खास बातें नोट कर लीजिए कोलकाता के इस ईस्ट वेस्ट मेट्रो लाइन के बारे में। इसका उद्घाटन किसने किया हाल ही में? फरवरी 2020 में किया था भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल ने। 188वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने 3 सरकारी बीमा कंपनियों यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी में जो है कितनी राशि निवेश करने हेतु मंजूरी प्रदान की? तो देखिए केंद्र सरकार ने अनाउंसमेंट किया था फरवरी 2020 में कि ये जो है टोटल 2500 करोड़ रुपए जो है निवेश करेगा 3 सरकारी बीमा कंपनियों में जिनका नाम है नेशनल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और द ओरिएंटल इंश्योरेंस, इन तीनों में। और देखिए इन कंपनियों की स्थिति है ये खराब चल रही है तो इनकी खराब वित्तीय स्थिति को देखते हुए ये फैसला किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। आपको बता दूं कि जो आपका मार्च 2023 का महीना है तो इसी महीने में आखिरी तक जो है इन तीनों बीमा कंपनियों का जो है विलय भी होने वाला है। देखते हैं इसका विलय होता है कि नहीं है। अभी केवल इसके बारे में प्रस्ताव लाया गया है और इसी विलय के पहले जो है ये धनराशि इसलिए डाली गई ताकि ये तीनों कंपनियां अच्छी स्थिति में रहें। और 189वां प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस राज्य के लोनावाला में भारतीय नौसेना की INS शिवाजी को प्रेसिडेंट्स कलर सम्मान प्रदान किया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका महाराष्ट्र है, ठीक है, तो महाराष्ट्र राज्य के लोनावाला में स्थित जो आपका भारतीय नौसेना का ये INS शिवाजी केंद्र है, ठीक है, तो इसको प्रेसिडेंट कलर सम्मान प्रदान किया था। देखिए जो आपका ये INS शिवाजी सेंटर है इसकी क्या खास बात है? देखिए ये जो है भारतीय नौसेना का प्रथम श्रेणी का एक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान है। और जो आपका ये प्रेसिडेंट कलर सम्मान है क्या होता है? देखिए जो आपका प्रेसिडेंट कलर सम्मान है ये एक सर्वोच्च सम्मान है जिसे राष्ट्रपति की ओर से दिया जाता है और ये सम्मान सैन्य इकाई को उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किया जाता है। और 190वां प्रश्न है कि प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो देखिए पिछले महीने में जो आपका प्रवासी भारतीय केंद्र था इसका नाम बदल दिया गया था और इसका नया नाम रख दिया गया सुषमा स्वराज भवन। देखिए सुषमा स्वराज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपकी सुषमा स्वराज हैं इनका जन्म 14 फरवरी 1952 को हरियाणा के अंबाला में हुआ था। ये मात्र 25 वर्ष की आयु में भारत की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी थी और इसके अतिरिक्त ये जो है दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी बनी थी। तो सुषमा स्वराज के बारे में ये डिटेल्स हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और ये देखिए जब निधन इनका हुआ था तो उस समय ये भारत की विदेश मंत्री के रूप में कार्य कर रही थी और पिछले साल इनका निधन हुआ है। और देखिए इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है कि जो आपका राजनयिकों को प्रशिक्षण देने वाला विदेश सेवा संस्थान है तो इसका नाम भी जो है सुषमा स्वराज विदेश संस्थान किया गया है। तो ये डिटेल्स याद रखना है। 191वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो देखिए पिछले महीने में यानी कि फरवरी 2020 में जी नारायणन को जो है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। देखिए जो आपका ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL है, ये क्या चीज़ है? देखिए NSIL की स्थापना मार्च 2019 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बढ़ती हुई मांगों को पूरा करने के लिए किया गया था। और जब का ये NSIL है ये निजी क्षेत्र के सहयोग से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि SSLV या फिर मिनी PSLV का निर्माण करेगा और उद्योग के माध्यम से जो है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको शॉर्ट में कहते हैं PSLV, ठीक है, और अन्य अंतरिक्ष आधारित उत्पादों के उत्पादन में जो है मदद करेगा। 192वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर ऑटो रिक्शा के लिए ऑपरेशन नाकैल शुरू किया गया? तो देखिए आपका ऑपरेशन नाकैल है ये फरवरी 2020 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुरू किया गया था। ऑपरेशन नाकैल क्या है? देखिए ऑपरेशन नाकैल के तहत सभी ऑटो रिक्शा चालकों की पहचान सत्यापित की जाएगी और उन्हें 4 अंकों का एक यूनिक नंबर आवंटित किया जाएगा। और जबकि वाहन चालक होंगे उनको ऑटो रिक्शा के सामने, बाएं, दाएं और पीछे के हिस्सों पर जो है ये यूनिक नंबर प्रिंट करवाना होगा। और यदि कोई उत्पीड़न का सामना करता है इन ऑटो रिक्शा चालकों से, ठीक है, तो ये जो 4 अंकों का ये यूनिक नंबर होगा, ठीक है, तो उस नंबर का उपयोग करके इन ऑटो रिक्शा चालकों को जो शिकायत दर्ज कर सकता है। देखिए दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, छेड़खानी के मामले आ रहे हैं और रेप वगैरह के, जो कि ऑटो रिक्शा चालकों और जो ये कैब वाले ड्राइवर्स हैं, ठीक है, तो इन सब के माध्यम से हुए हैं। तो इसीलिए उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कदम उठाया, ठीक है।
और 193वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष जो है शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो देखिए जो आपके भारतीय पर्यावरणविद हैं राजेंद्र कुमार पचौरी, इनको जो है 2007 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और इनका जो जन्म है ये हुआ था 20 अगस्त 1940 को उत्तराखंड के नैनीताल में। और इन्होंने 2002 से इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज पैनल की अध्यक्षता की थी और इन्हें जो है भारत सरकार के द्वारा 2008 में पद्म विभूषण और 2001 में पद्म भूषण से जो है सम्मानित किया गया था। और देखिए जो आपके भारतीय पर्यावरणविद थे राजेंद्र कुमार पचौरी, तो ये जो है द एनर्जी रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के पूर्व अध्यक्ष और महानिदेशक भी रह चुके थे। 194वां प्रश्न है कि डैन डेविड पुरस्कार 2020 किसने जीता है। तो देखिए जो आपका डैन डेविड पुरस्कार 2020 है ये दिया गया है गीता सेन को, और जबकि गीता सेन है ये पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया की निदेशक हैं। और जो आपकी गीता सेन है इनको ये पुरस्कार वर्तमान श्रेणी में दिया गया है। और अब सवाल ये उठता है कि जो आपका ये डैन डेविड पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है। देखिए ये पिछले कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। देखिए जो आपका डैन डेविड पुरस्कार है ये डैन डेविड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और डैन डेविड फाउंडेशन कहाँ पे स्थित है। देखिए इसका मुख्यालय स्थित है इजराइल के तेल अवीव विश्वविद्यालय में। देखिए जो आपका ये डैन डेविड फाउंडेशन है तो ये जो है दुनिया पर एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक तकनीकी सांस्कृतिक या फिर सामाजिक प्रभाव वाली उपलब्धियों वाले जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उनको ये हर साल जो है सम्मानित करती है डैन डेविड पुरस्कार से। और इसकी पुरस्कार राशि होती है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और 195वां प्रश्न है पहले खेलो इंडिया विंटर गेम्स की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए जो आपका पहला खेलो इंडिया विंटर गेम्स है इसकी मेजबानी की जाएगी लद्दाख और जम्मू कश्मीर के द्वारा। और इसके बारे में डिटेल मैं आपको देता हूँ। देखिए रिसेंटली जो आपका फरवरी महीना था, ठीक है, तो फरवरी महीने में जो आपके भारत के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, तो इन्होंने ये घोषणा की थी कि केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख फरवरी महीने में जो है पहले खेलो इंडिया शीतकालीन खेल की मेजबानी करेगा, और इसने किया भी। और सेम इसी तरह की प्रतियोगिता की मेजबानी करेगा जो आपका जम्मू कश्मीर राज्य है, ठीक है, ये कब करेगा, मार्च महीने में, यानी कि इसी महीने में। और जो आपका ये खेलो इंडिया विंटर गेम्स था जो कि लद्दाख में पिछले महीने में फरवरी में आयोजित किया गया था, तो यहाँ पर जो है आइस हॉकी चैंपियनशिप और फिगर स्केटिंग और स्पीड स्केटिंग स्पर्धाएं जो है ये आयोजित की गई थी। 196वां प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने रूस में पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए रूसी संघ के सेंट्रल बैंक से लाइसेंस प्राप्त किया है। तो देखिए आपको बता दूं अभी हाल ही में फरवरी 2020 में जो आपका जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो इसने जो है रूस में पुनर्बीमा व्यवसाय शुरू करने के लिए रूसी संघ के सेंट्रल बैंक से लाइसेंस प्राप्त किया था। देखिए आपको बता दूं कि जो आपका भारतीय साधारण बीमा निगम है यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, तो ये जो है भारत के घरेलू पुनर्बीमा बाजार की एकमात्र कंपनी है भारत में। और इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और एमडी हैं इनका नाम है देवेश श्रीवास्तव, और इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1972 को हुई थी। 197वां प्रश्न है कि बायो एशिया 2020 में जीनोम वैली एक्सेलेंस अवार्ड 2020 जो है किसे दिया गया। तो देखिए जो आपका बायो एशिया 2020 था इसमें जो है जो आपके डॉक्टर कार्ल एच जून है इनको और डॉक्टर वसंत नरसिम्हन है इनको, ठीक है, इन दोनों को जो है जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2020 दिया गया था। और ये दोनों व्यक्ति कौन है इनके बारे में संक्षेप में जान लीजिए। देखिए जो आपके डॉक्टर कार्ल एच जून है ये एक अमेरिकी प्रतिरक्षा विज्ञानी और ओंकोलॉजिस्ट हैं, और जो आपके डॉक्टर वसंत नरसिम्हन है ये जो है नोवार्टिस के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। और इन दोनों को जीव विज्ञान में इनके योगदान देने के लिए जो है ये पुरस्कार यानी कि जो आपका जीनोम वैली एक्सीलेंस अवार्ड 2020 है ये दिया गया है। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम बायो एशिया की। देखिए जो आपका बायो एशिया 2020 कार्यक्रम था तो इसका जो आयोजन है ये 17 से 19 फरवरी 2020 तक जो है तेलंगाना सरकार के द्वारा हैदराबाद में आयोजित किया गया था। और 198वां प्रश्न है कि हाल ही में इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किस वायरस के फैलने के कारण वर्ष 2020 के अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.3% से घटाकर 2.2% कर दिया है। तो देखिए आपका ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है इसने जो है कोरोना वायरस के फैलने के कारण वर्ष 2020 के अपने वैश्विक विकास पूर्वानुमान को 2.3% से घटाकर 2.2% कर दिया। और देखिए जब का ये कोरोना वायरस है इस वायरस के बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। देखिए जब का ये कोरोना वायरस है तो ये जो है चीन के वुहान में इसका सबसे पहले पता चला था, जो कि अब चीन के लगभग सभी प्रांतों और विदेशों में भी फैल गया है। और इसके अलावा जो आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है तो इसने जो है वर्ष 2020 में भारत की जो सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि है तो इसके अनुमान को 6.1% पर जो है रखा है, जो कि वर्ष 2019 में 4.9% से जो है कम अनुमानित था।
तो ये पूरी डिटेल्स जो है नोट कर लीजिए। और देखिए 199वां प्रश्न है कि कौन सा बैंक जो है ये ब्रांड मूल्य में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी करने वाला बैंक बन गया है। तो देखिए ये बैंक आपका है इंडस इंड बैंक, और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020 रिपोर्ट जारी की गई थी फरवरी 2020 में, और इसके अनुसार जो आपका भारत का इंडस इंड बैंक है, तो ये ब्रांड मूल्य में जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि के मामले में पूरी दुनिया भर के बैंकों की सूची में पहले स्थान पर रहा। और देखिए जो आपका ये रिपोर्ट है इसका नाम है द बैंकर्स टॉप 500 बैंकिंग ब्रांड्स 2020। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पिछले 12 महीने में जो आपका इंडस इंड बैंक है, इसके ब्रांड मूल्य में जो है कुल 122% की वृद्धि हुई है, जिसके कारण इसे इस सूची में पहला स्थान दिया गया है। और 200वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में ई सिगरेट पर जो है बैन लगा दिया गया है। तो देखिए ये देश आपका है भारत। भारत में जो है घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में जो आपका ई सिगरेट है, इस पर जो है बैन लगा दिया गया फरवरी 2020 में। और देखिए ये प्रतिबंध जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट अधिनियम के तहत लगाया गया, जिसे दिसंबर 2019 में पारित किया गया था। 201वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो है नई दिल्ली में महिला उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इस महोत्सव का जो आयोजन है ये महिला और बाल विकास मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। और जो आपका ये राष्ट्रीय जैविक फूड फेस्टिवल था, तो इस महोत्सव का यानी कि इस फेस्टिवल का जो आयोजन है ये भारत की जैविक बाजार क्षमता को विकसित करने के विषय पर जो है आधारित था। और 202वां प्रश्न है कि किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को संयुक्त अरब अमीरात का नया क्रिकेट निदेशक अपॉइंट किया गया है। तो देखिए ये भारतीय क्रिकेटर आपके हैं राबिन सिंह। राबिन सिंह को फरवरी 2020 में जो है संयुक्त अरब अमीरात का नया क्रिकेट निदेशक अपॉइंट किया गया था। और इनकी जो नियुक्ति है ये अमीरात क्रिकेट बोर्ड के द्वारा हटाए गए मुख्य कोच डगलस रॉबर्ट ब्राउन के स्थान पर की गई है। और देखिए जो आपके राबिन सिंह, इन्होंने भारत के लिए 1989 से जो है 2001 के बीच में कुल 1 टेस्ट मैच और 136 वनडे यानी कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं। और 203वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में आंगन फो हुनबाग कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। तो देखिए ये राज्य आपका मणिपुर है। और देखिए फरवरी 2020 में जो आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, तो इन्होंने मणिपुर के पूर्वी इम्फाल के अरपट्टी माई ई लिकाई में जो है आंगन फो हुनबा, जिसका मतलब है धान की नई फसल, ठीक है, तो इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। और मणिपुर की बात करें तो देखिए मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, और यहाँ की जो राज्यपाल है इनका नाम है नजमा हेपतुल्ला। और 204वां प्रश्न है कि हाल ही में रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी के करीब किस नवजात विशाल ग्रह की खोज की है। तो देखिए इस ग्रह का नाम है 2 मास 11557919b। और इसकी विशेषता क्या है। देखिए जो आपके रोचेस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी न्यूयॉर्क के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने इस बेबी विशाल ग्रह को खोजने के लिए जो है गया अंतरिक्ष वेधशाला के डेटा का जो है इस्तेमाल किया था। और ये जो आपका बेबी ग्रह है इसका नाम है 2 मास 11557919b, ठीक है। तो ये जो है हमारे सौर मंडल से केवल 330 प्रकाश वर्ष दूर है। और देखिए जो आपका ये नवजात ग्रह है जिसका नाम है 2 मास 11557919b, ठीक है। तो ये ग्रह जो है लगभग 5 मिलियन वर्ष पुराने एक तारे का जो है चक्कर लगाता है। और 205वां प्रश्न है कि हाल ही में 15वें वित्त आयोग ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर एक 5 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। इस पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे। तो देखिए इस पैनल के अध्यक्ष होंगे एनके सिंह, जो कि वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। और आपको बता दूं इसमें जो 5 सदस्य होंगे ये कौन कौन से होंगे। देखिए इसमें एक अध्यक्ष होगा और इसके 4 सदस्य होंगे। तो अध्यक्ष का नाम को पता चल गया, इनका नाम है एनके सिंह। और देखिए इसके सदस्य होंगे 15वें वित्त आयोग के एक सदस्य, इनका नाम है श्री ए एन झा। और जो आपका गृह मंत्रालय का सचिव होगा, रक्षा मंत्रालय का सचिव होगा और वित्त मंत्रालय का सचिव भी होगा, ये तीनों इसके मेंबर यानी कि सदस्य होंगे। और इस पैनल का कार्य क्या होगा। देखिए रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर गठित इस समूह का कार्य ये परीक्षण करना होगा कि क्या रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के वित्त पोषण के लिए एक अलग तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, और यदि ऐसा है तो इस तरह के तंत्र का जो संचालन है ये कैसे किया जा सकता है। और 206वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम का जो है उद्घाटन किया गया है फरवरी 2020 में। और इसका उद्घाटन किया था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानी स्वामी ने। और आपको बता दूं कि जो आपका ये तमिलनाडु राज्य है, ठीक है, तो तमिलनाडु के सेलम के वाड़पाड़ी में आपका जो है ये आपका जो सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम है ये स्थित है।
और देखिए इस मैदान को सेलम क्रिकेट फाउंडेशन की ओर से बनाया गया, इसलिए इसका नाम रखा गया है सेलम क्रिकेट फाउंडेशन क्रिकेट स्टेडियम। और तमिलनाडु की बात करें तो देखिए तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं ई पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के जो राज्यपाल इनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। 207वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2020-21 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नया अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं अतुल कुमार गुप्ता। याद रखना आपको एक लाइन में कि अतुल कुमार गुप्ता को फरवरी 2020 में जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का नया अध्यक्ष चुना गया है। और देखिए इसी अवधि के लिए निहार निरंजन जम्बूसरिया को जो है ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो है नया उपाध्यक्ष भी चुना गया। और बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1949 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में। 208वां प्रश्न है कि हाल ही में ब्रिटेन की वन वेब कंपनी ने किस देश में स्थित बैकोनूर पोर्ट से जो है एक सोयूज रॉकेट से 34 उपग्रहों को कक्षा में भेजा? तो देखिए ये देश आपका है कजाकिस्तान। और देखिए जो आपकी ये वन वेब कंपनी है ब्रिटेन की, इसके CEO हैं वर्तमान में एड्रियन स्केटेल, और जो आपका ये वन वेब कंपनी इसका मुख्यालय स्थित है ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के लंदन में। और 209वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर प्रथम योग विश्व कप का जो है आयोजन किया गया था? तो देखिए जो आपका पहला योग विश्व कप था ये आयोजित हुआ इस साल दिल्ली में, दिल्ली के नांगलोई में। और इसकी खास बातें क्या रही? देखिए योग विश्व कप में राजस्थान और जो पंजाब के खिलाड़ी थे इनका दबदबा रहा यहाँ पे। और योग विश्व कप 2020 में भारत के साथ जो है नेपाल, साउथ अफ्रीका, भूटान, म्यांमार, तिब्बत और अन्य देशों के 360 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने पार्टिसिपेट किया था। 210वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर आपदा जोखिम के वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया था? तो देखिए ये प्लेस आपका रहा मुंबई। मुंबई में जो है फरवरी 2020 में जो है आपदा जोखिम के वित्त पोषण, बीमा और जोखिम हस्तांतरण पर जो है एक वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला का आयोजन किया गया था। और देखिए इसका आयोजन महाराष्ट्र के मुंबई में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के द्वारा भारतीय बीमा संस्थान की साझेदारी में किया गया था। और देखिए इस वर्कशॉप यानी कि कार्यशाला के दौरान प्राकृतिक आपदाओं से बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्रों में वित्त पोषण संबंधी सुदृढ़ता के विशेष महत्व पर फोकस किया गया था। और 211वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई? तो देखिए ये भारतीय राज्य आपका है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू की गई है। और देखिए इस बस सेवा को 14 फरवरी 2020 को शुरू किया गया था महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे के बीच में, और इसका उद्घाटन किया था भारत के केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने। और देखिए जो आपका ये इलेक्ट्रिक बस है इसके बारे में खास बात है कि इस बस में 43 लोगों के बैठने का स्थान है, और ये बस जो है एक बार चार्ज करने पर 300 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो ये डिटेल्स याद रखना है। और 212वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से काशी महाकाल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया? तो देखिए जो आपका काशी महाकाल एक्सप्रेस है इसका उद्घाटन फरवरी 2020 में जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से किया गया था। और देखिए जो आपका ये काशी महाकाल एक्सप्रेस है इसके बारे में जो डिटेल एग्जाम में पूछा जाएगा वो क्या है? देखिए जो आपका ये काशी महाकाल एक्सप्रेस है ये 3 ज्योतिर्लिंगों इंदौर के नज़दीक जो आपका ओमकारेश्वर है, और उज्जैन के महाकालेश्वर, और वाराणसी के काशी विश्वनाथ को जो है जोड़ेगा। और देखिए जो आपका ये ट्रेन है इसका नाम है काशी महाकाल एक्सप्रेस। तो इस ट्रेन की जो पहली व्यावसायिक यात्रा है ये 20 फरवरी से जो है शुरू हो गई है। तो इस ट्रेन के बारे में याद रखना आपको, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 213वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले राज्य के खिलाड़ियों को 6-6 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो देखिए ये राज्य आपका है हरियाणा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है मनोहर लाल खट्टर। ये भी हाल ही में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हरियाणा के। और देखिए अभी हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि अब हमारे राज्य में अगर कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत के लाएगा तो उसको हम जो है 6 करोड़ रुपए देंगे इनाम के रूप में। और देखिए जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो इन्होंने कुछ और भी चीज़ें बताई हैं इसके अलावा। देखिए इन्होंने अनाउंसमेंट किया था फरवरी 2020 में कि एशियाई खेलों यानी कि एशियन गेम्स में अगर आप स्वर्ण पदक जीत के लाते हैं तो आपको 3 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, और राष्ट्रमंडल यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में अगर आप स्वर्ण पदक जीत कर लाते हैं तो आपको 1.5 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा जानकारी है। और बाकी अगर ओलंपिक में आप जो है स्वर्ण पदक लाते हैं तो आपको कितने दिए जाएंगे? 6 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
और देखिए ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले जितने भी खिलाड़ी होंगे उनके लिए एक खास बात और है, देखिए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आप उसके लिए केवल क्वालिफाई ही कर लेते हैं तो आपको फिर भी जो है 15 लाख रुपए दिए जाएंगे हरियाणा की सरकार के द्वारा, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं। 214वां प्रश्न है कि वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर 13वें कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने की? तो देखिए ये देश अपना भारत ही रहा। भारत ने जो है 13वें कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी की थी। और देखिए जो आपका ये वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो आपका ये 13वां कॉप सम्मेलन था, तो इस सम्मेलन में जो है एशियाई हाथी और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है वैश्विक संरक्षण सूची में शामिल किया गया। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये गुजरात के गांधीनगर में 17 से 22 फरवरी 2020 तक किया गया था। और देखिए एक खास बात और है, देखिए जो आपका अपना भारत है, ठीक है, तो भारत को अगले 3 वर्षों के लिए जो आपका कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, तो इसका जो है अध्यक्ष नामित किया गया है। और 215वां प्रश्न है कि आयकर विभाग के अनुसार यदि अस्थाई खाता संख्या यानी कि जो आपका परमानेंट अकाउंट नंबर पैन होता है, तो इसको जो है कितने तारीख तक आधार से नहीं जोड़ा जाता है तो ये जो है निष्क्रिय यानी कि बेकार हो जाएगा। तो देखिए ये तिथि आपकी है 31 मार्च। 31 मार्च को जो है जो आपका पैन कार्ड है इसको आप आधार कार्ड से लिंक कर दीजिए, वरना ये दोनों जो है निष्क्रिय हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि जो आपका पैन कार्ड है ये निष्क्रिय हो जाएगा। देखिए आधार कार्ड के बारे में सबसे खास बात है कि ये जो है विश्व की सबसे बड़ी बायोमेट्रिक आईडी प्रणाली है, तो ये डिटेल्स याद रखना है। और 31 मार्च तक जो है आप अपने पैन को आधार से जरूर लिंक कर लें, वरना आपका पैन कार्ड जो है निष्क्रिय हो जाएगा, फिर से बनवाना पड़ेगा। और 216वां प्रश्न है कि हाल ही में भारत और पुर्तगाल ने कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में भारत और पुर्तगाल के बीच में कुल 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया था। देखिए भारत और पुर्तगाल ने जो है समुद्री बौद्धिक संपदा अधिकार और हवाई क्षेत्र और वैज्ञानिक अनुसंधान क्षेत्र में टोटल 7 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया था फरवरी महीने में। और देखिए फरवरी महीने में जो पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं इनका नाम है मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, तो ये जो है पहली बार भारत की यात्रा पर आए थे और इसी के साथ इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बना दिया। देखिए किसी पुर्तगाली राष्ट्रपति की भारत की जो अंतिम यात्रा है ये 2007 में हुई थी, ठीक है, तो 2007 के बाद से अब जाके किसी पुर्तगाली राष्ट्रपति ने जो है यात्रा की थी। और ये राष्ट्रपति कौन थे? मार्सेलो रेबेलो डी सूसा, और इनकी पहली यात्रा थी भारत की। 217वां प्रश्न है कि 65वां अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड्स 2020 कार्यक्रम किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो देखिए ये स्थान आपका रहा असम। असम में जो है 65वें अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड 2020 का जो है आयोजन किया गया था। और देखिए इस कार्यक्रम को फिल्म निर्देशक करण जौहर और बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल और वरुण धवन ने होस्ट किया था। देखिए पिछले एग्जाम्स में जो है होस्ट का नाम भी पूछा गया था, इसलिए मैंने आपको होस्ट के नाम भी बता दिया कि इसने होस्टिंग की थी इसकी। और देखिए इस कार्यक्रम में जोया अख्तर की जो फिल्म है गली बॉय, इसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो है अवार्ड जीता था। तो देखिए जो आपका 65वां अमेजन फिल्म फेयर अवार्ड रहा, तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये पेज आपका है, दिख रहा है सामने जो है, ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इन सबको जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं बताने लगूंगा तो कम से कम आपका 5 मिनट इसी में लग जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये अगला पेज है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन सबको आप आराम से नोट कर लीजिएगा और ये एग्जाम में पूछाएंगे, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए अगला पेज आपके सामने आ गया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें आपको देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता, और बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है। ये 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, तो इन चारों को पहले याद कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को आप नोट करके उसको एक बार पढ़ जाइएगा। और देखिए 218वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन हाल ही में लगातार तीसरी बार जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने? तो देखिए दिल्ली के जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं इनका नाम है अरविंद केजरीवाल, ठीक है, तो अरविंद केजरीवाल फरवरी महीने में दिल्ली के तीसरी बार सीएम चुने गए। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल 2013 में और 2015 में जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे 2 बार, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। देखिए जो आपके अरविंद केजरीवाल हैं इनके राजनीतिक सफर की शुरुआत 2011 में हुई थी, रामलीला मैदान में, जब अन्ना हजारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था वहाँ पे, ठीक है, तो वहीं से ये जो है राजनीतिक करियर इनका स्टार्ट हुआ था। और देखिए अभी हाल ही में जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं इनका नाम है अनिल बैजल, इन्होंने अरविंद केजरीवाल और इनके मंत्रिमंडल के सदस्यों को जो है इनके पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई थी फरवरी 2020 में। और
219वां प्रश्न है कि बिग बास के 13वें सीजन के विजेता कौन बने। देखिए जो आपका बिग बास है इसके बारे में ये प्रश्न हर साल एग्जाम में पूछा जाता है कि इसके होस्ट कौन है, मतलब इसकी होस्टिंग किसने की थी और इसके विनर कौन रहे। तो देखिए होस्टिंग सलमान खान ने की थी, आपको पता ही है। और बिग बास के 13वें सीजन के जो विजेता बने इनका नाम है सिद्धार्थ शुक्ला। इनको जो है जो आपका बिग बास का ट्रॉफी ये दिया गया और साथ में 50 लाख रुपए का जो है इनामी राशि इनको प्रदान किया गया। 220वां प्रश्न है कि 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का जो खिताब है ये किसने जीता है। तो देखिए 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप के पुरुष वर्ग का जो खिताब है जीता है सौरव घोषाल ने। और देखिए जो आपका ये 77वां सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप था तो इसका फाइनल जो मैच था इसमें सौरव घोषाल ने अभिषेक प्रधान को 11-6, 11-5 और 11-6 से जो है सेटों से जो है हराया था। और 221वां प्रश्न है कि 77वीं सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में जो आपका महिला वर्ग का खिताब है इसको किसने जीता। तो देखिए जो आपका ये 77वां सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप का जो महिला वर्ग खिताब था इसको जीता है ज्योत्सना चिनप्पा ने। और जो आपकी ज्योत्सना चिनप्पा है इन्होंने महिला वर्ग में तानवी खन्ना को 8-11, 11-6 और 11-4, 11-7 के अंतर से जो है मात देकर ये सीनियर नेशनल स्क्वैश चैंपियनशिप में जो है महिला वर्ग का खिताब अपने नाम किया था। और 222वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया। तो देखिए फरवरी 2020 में जो है जो आपका बिहार की राज्य सरकार है, बिहार की राज्य सरकार ने राज्य को हरा भरा बनाने के लिए प्यार का पौधा अभियान शुरू किया था। और इस अभियान की क्या खास बात है, देखिए जो आपका ये प्यार का पौधा अभियान है तो ये अभियान बिहार राज्य में पेड़ लगाने के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया है। और इस अभियान के तहत पर्यावरण विभाग जो आपका है बिहार का, इसने राज्य के नागरिकों से अपने करीबी लोगों को प्यार का पौधा भेंट करने और इसकी देखभाल करने का अनुरोध किया है। और 223वां प्रश्न है कि भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए फरवरी महीने में। तो देखिए फरवरी 2020 में जो भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए इनका नाम है राधा किशन दमानी। और इनके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए डिटेल में। देखिए जो आपके राधा किशन दमानी है तो इनका जो कारोबार है ये डी मार्ट के नाम से मशहूर है, ये डी मार्ट के नाम से अपना कारोबार करते हैं। और ये जो है एवेन्यू सुपर मार्ट्स के संस्थापक हैं। और जो आपके राधा किशन दमानी हैं इन्होंने कुल 17.8 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो प्रमुख हैं मुकेश अंबानी, तो इनके बाद जो है दूसरे सबसे अमीर भारतीय व्यक्ति बनने का जो है गौरव प्राप्त किया है। तो वर्तमान में भारत के जो सबसे अमीर व्यक्ति इनका नाम है मुकेश अंबानी और दूसरे सबसे जो अमीर व्यक्ति बन गए इनका नाम है राधा किशन दमानी। 224वां प्रश्न है कि गो एयर के नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन नियुक्त किए गए हैं। तो देखिए जो आपका विमानन कंपनी गो एयर है इसके नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किए गए विनय दुबे जी। और देखिए जो आपका गो एयर है इसके सीईओ है जहांगीर वाडिया जी और इसका हेडक्वार्टर स्थित है मुंबई में। 225वां प्रश्न है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया। तो देखिए जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 था इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। और ये चैंपियनशिप नई दिल्ली में जो है इंदिरा गांधी स्टेडियम के केडी जाधव हॉल में आयोजित किया गया था। और देखिए आपको बता दूं इससे पहले यानी कि 2020 से पहले 2017 में भारत ने इस एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया था। और देखिए आपको बता दूं इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है ये 2018 में यानी कि 2020 से पहले जो इसका आयोजन था ये 2018 में किर्गिस्तान के बिश्केक में और 2019 में जो है चीन के शांसी प्रांत में किया गया था। तो इसके पहले के जो आयोजन स्थल हैं ये भी आप याद रखेंगे। 226वां प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किस देश के पहलवानों को हिस्सा लेने नहीं दिया गया। तो देखिए जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप था तो इसमें जो चीन के पहलवान थे इनको हिस्सा लेने नहीं दिया गया क्योंकि चीन में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है। और देखिए जो चीन के पहलवान थे इनको जो है जो आपका एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप था तो इसमें पार्टिसिपेट इसलिए नहीं करने दिया क्योंकि इनके देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है और इसीलिए भारत सरकार ने इनको वीज़ा नहीं दिया। और 227वां प्रश्न है कि इसरो ने वर्ष 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में साल 2020-21 में कितने पृथ्वी निगरानी उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स लॉन्च करने की घोषणा की है। तो देखिए जो आपका इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसने 2019-20 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया है कि ये जो है 2020-21 में कुल 10 पृथ्वी निगरानी उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा। और इन 10 पृथ्वी निगरानी उपग्रहों में जियो इमेजिंग उपग्रह GI सेट 1 जैसे 3 संचार उपग्रह और 2 नेविगेशन उपग्रह जैसी श्रेणियां शामिल होंगी। देखिए जो आपका पृथ्वी निगरानी उपग्रह है इसका इस्तेमाल आमतौर पर जो है भूमि और कृषि पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है और इसके अलावा ये सेना की सीमाओं पर निगरानी रखने में भी जो है मदद करता है।
228वां प्रश्न है कि हाल ही में नाडा ने जेवलिन थ्रो खिलाड़ी अमित दहिया पर कितने साल का बैन लगाया। तो देखिए अमित दहिया पर टोटल 4 सालों का प्रतिबंध नाडा ने लगाया था। और देखिए जो आपके हरियाणा के जेवलिन थ्रो खिलाड़ी हैं अमित दहिया, तो इन पर जो है सोनीपत के साई सेंटर में आयोजित दूसरी नेशनल जेवलिन थ्रो ओपन चैंपियनशिप 2019 के दौरान जो है नमूना देने से बचने और अधिकारियों को धोखा देने की कोशिश के चलते जो है 4 सालों के लिए बैन किया गया है नाडा के द्वारा। 229वां प्रश्न है कि मूडीज ने भारत की वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद ग्रोथ पूर्वानुमान को 6.6% से घटाकर कितना कर दिया है। तो देखिए जो आपका मूडीज है इसने भारत की वर्ष 2020 के सकल घरेलू उत्पाद के ग्रोथ पूर्वानुमान को 6.6% से घटाकर 5.4% कर दिया है। और साथ ही वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विकास दर के अनुमान को 6.7% से घटाकर 5.8% कर दिया है। और इसके अलावा मूडीज ने यह भी कहा है कि साल 2020 में G20 अर्थव्यवस्थाएं 2.4% की दर से विकास करेंगी, जो कि 2019 की तुलना में सुस्त चाल है। और जो आपकी चीन की जीडीपी दर है, तो इसके बारे में मूडीज ने कहा है कि चीन की जीडीपी विकास दर साल 2020 में 5.2% और 2021 में जो है 5.7% की दर से बढ़ने की संभावना है। 230वां प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक और भारत सरकार ने अटल भूजल योजना के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो देखिए जो आपका वर्ल्ड बैंक यानी कि विश्व बैंक है, तो अभी हाल ही में विश्व बैंक और भारत ने अटल भूजल योजना के लिए फरवरी 2020 में कुल 450 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। देखिए जो आपका अटल भूजल योजना है ये 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। और अटल भूजल योजना को राष्ट्रीय भूजल प्रबंधन सुधार कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है। और ये योजना जो है ये महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में लागू की जाएगी। और इस योजना के तहत इन प्रदेशों के 78 जिलों और 193 ब्लॉकों और 8,350 ग्राम पंचायतों को जो है शामिल किया गया है। और देखिए इस अटल भूजल योजना के लिए कुल 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च करने का जो है विचार बनाया गया भारत सरकार के द्वारा। और इन 6,000 करोड़ रुपए में से 3,000 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगी और 3,000 करोड़ रुपए जो है केंद्र सरकार खर्च करेगी। और 231वां प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए कितने वार्ताकारों को अपॉइंट किया था। तो देखिए शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था ये काफ़ी चर्चा में रहा। और इसके लिए यानी कि इसका निराकरण करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है टोटल 3 लोगों के यानी कि 3 वार्ताकारों को जो अपॉइंट किया था। और ये 3 वार्ताकार कौन थे। देखिए इन 3 वार्ताकारों के पैनल में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े थे और मध्यस्थता विशेषज्ञ साधना रामचंद्रन थी और पूर्व आईएएस और देश के पहले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष वजाहत हबीबुल्ला शामिल थे। तो इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। और 232वां प्रश्न है हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने मुगल बादशाह शाहजहां के किस बेटे की दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातत्व विभाग का पैनल गठित किया है। तो देखिए जो भारत का संस्कृति मंत्रालय है इसने मुगल बादशाह शाहजहां के जो बेटे आपके दारा शिकोह हैं, ठीक है, तो इनकी जो है दिल्ली में कब्र खोजने हेतु पुरातात्विक विभाग का जो है एक पैनल गठित किया था फरवरी 2020 में। देखिए दारा शिकोह के बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। देखिए दारा शिकोह जो है ये मुगल बादशाह शाहजहां और मुमताज का सबसे बड़ा बेटा था। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे के निदेशक टीजे अलोन के नेतृत्व में एक 7 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसके लिए। देखिए जो आपका दारा शिकोह ये पॉपुलर क्यों था। देखिए दारा शिकोह ने भगवत गीता और 52 उपनिषदों का जो है फारसी में अनुवाद किया था और ये प्रश्न भी एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। 233वां प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल का अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। तो देखिए इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। और आपको बता दूं जो आपका ये 1 दिवसीय सम्मेलन था केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का, तो इसमें जो है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की सभी 17 न्यायपीठों के न्यायिक तथा प्रशासनिक सदस्यों ने जो है पार्टिसिपेट किया था। और एक खास बात और है, देखिए जब का ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, क्या चीज़ है। देखिए भारतीय संसद के द्वारा 1985 में पारित प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या फिर CAT कैट, ठीक है, और राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना के लिए जो है केंद्र सरकार को अधिकृत करता है। और जो आपका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण है इसकी प्रमुख जो पीठ है ये दिल्ली में स्थित है। 234वां प्रश्न है कि हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने करोड़ रुपए की न्यूनतम भुगतान पूंजी के साथ खुदरा भुगतान प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने वाली अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 500 करोड़ रुपए का।
और जो आपकी ये प्रस्तावित इकाई है, ये विशेष रूप से खुदरा क्षेत्र में नई भुगतान प्रणालियों की स्थापना, प्रबंधन और संचालन करेगी। और देखिए जो आपकी ये अखिल भारतीय नई अम्ब्रेला इकाई होगी, तो ये जो है इकाई जो है आपकी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत भारत में निगमित कंपनी होगी। 235वां प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धा मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो देखिए आपका ये योद्धा मोबाइल ऐप है, ये केरल सरकार के द्वारा ड्रग माफियाओं से निपटने के लिए लॉन्च किया गया था फरवरी 2020 में। और इस ऐप के जरिए केरल के जो नागरिक हैं, ये केरल की पुलिस को नशीली दवाओं के सेवन और इसके बेचे जाने के बारे में सूचना दे सकेंगे। और ये इस ऐप को जो है केरल के कोच्चि शहर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें जो है खबर देने वाले की जो पहचान है ये गुप्त रखी जाएगी। 236वां प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य है ये क्या होगा? तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 का जो आदर्श वाक्य है ये होगा यूनाइटेड बाय इमोशन। और जो आपका ये आदर्श वाक्य है यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आदर्श वाक्य खेलों के महत्व पर जोर देता है ताकि लोगों को हर तरह की विविध पृष्ठभूमि से लाया सके और उन्हें मतभेदों से आगे बढ़कर एक साथ जुड़ने और उत्सव मनाने का मौका मिल सके। और देखिए अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो आपका ओलंपिक होता है, ओलंपिक का आधिकारिक आदर्श वाक्य है सीटीएस एलटीएस फोर्टियस, यानी कि फास्टर हायर स्ट्रांगर। लेकिन जिस देश में जैसे कि इस साल जो है जो आपका जापान है, ये जो है ओलंपिक गेम्स की मेजबानी कर रहा है टोक्यो में, तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स का नाम दिया गया है टोक्यो ओलंपिक गेम 2020, ठीक है। तो इसीलिए जापान को, यानी कि जो आपका मेजबान देश जापान है, इसको ये अधिकार दिया गया है कि ये जो है खेलों के इस संस्करण के साथ अपने आदर्श वाक्य का भी चयन करे। तो इसीलिए जापान ने अपने आदर्श वाक्य का चयन किया है, इसका नाम है यूनाइटेड बाय इमोशन। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 237वां प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो देखिए फरवरी 2020 में जो भारत है ये विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। देखिए वर्तमान में दुनिया की जो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये आपका अमेरिका है, और इसके बाद फिर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, और 5वें नंबर पर आपका भारत आ गया, ठीक है। और दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? ब्रिटेन है, 7वीं है फ्रांस। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए भारत जो है 2.94 ट्रिलियन डॉलर के सकल घरेलू उत्पाद के साथ विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। और देखिए अभी हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जो भारत का सर्विस सेक्टर यानी कि सेवा क्षेत्र है, ये अर्थव्यवस्था का 60% और रोजगार का 28% के साथ जो है विश्व में तेजी से बढ़ने वाला क्षेत्र है। और भारत का जो विनिर्माण और कृषि है, ये जो है अर्थव्यवस्था के दो अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो इसको आप याद रखेंगे। और आपको बता दूं कि जो आपका अमेरिका है, ठीक है, तो अमेरिका ये पिछले 149 साल से जो है दुनिया का सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना हुआ है, यानी कि लगभग 150 सालों से अमेरिका पहले स्थान पर है, ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना हुआ है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 238वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का सफल परीक्षण किया? तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने फरवरी 2020 में परमाणु क्षमता संपन्न क्रूज मिसाइल राड 2 का जो है परीक्षण किया था। और इस राड 2 मिसाइल की जो मारक क्षमता है आपकी 600 किलोमीटर है। और इस परीक्षण यानी कि जो आपका ये मिसाइल है, इसका जो परीक्षण है, ये समुद्र से हमलों को नाकाम करने की पाकिस्तानी सेना की क्षमता बढ़ाने के तौर पर जो है देखा जा रहा है। और 239वां प्रश्न है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन राजस्थान के किस शहर में किया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका राजस्थान का उदयपुर शहर है, यहाँ पर जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन का जो है आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन का जो आयोजन है ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया था। इसमें नाबार्ड, आरबीआई, बीमा कंपनियों आदि ने हिस्सा लिया था। देखिए आपको बता दूं कि जो आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को जो है 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया था। देखिए कभी भी आपको मैं किसी योजना के बारे में अगर बता रहा होता हूँ, तो अगर उसकी डेट आपको बताई जाए वहाँ पे, तो आप उसको तुरंत नोट कर लिया कीजिए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कब लॉन्च किया गया था? 13 जनवरी 2016 को। 240वां प्रश्न है कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो देखिए ये तिथि आपकी है 19 फरवरी। 19 फरवरी को हर साल मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है, यानी कि सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस मनाया जाता है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को लॉन्च किया था। और इस योजना का लक्ष्य है देश भर के किसानों को एक सॉइल कार्ड यानी कि जो आपका मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये जारी करना, ठीक है, जिससे किसानों को मिट्टी की गुणवत्ता का अध्ययन करके एक अच्छी फसल प्राप्त करने में सहायता मिल सके।
241वां प्रश्न है कि भारत के सुनील कुमार ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के पहले दिन ग्रीको रोमन के 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो देखिए सुनील कुमार ने जो है स्वर्ण पदक जीता है 87 किलोग्राम भार वर्ग में। और 87 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले में सुनील कुमार ने किर्गिस्तान के अजत सालिदिनों को 5-0 से हराकर ये स्वर्ण पदक जीता था। और एक खास बात और है, देखिए अभी तक 1993 के बाद से किसी भी भारतीय पहलवान ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक नहीं जीता था, तो ये एक रिकॉर्ड भी है। 1993 के बाद जो है जो आपके सुनील कुमार है इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया भारत को। देखिए इनसे पहले 1993 में जो आपके पहलवान पप्पू यादव थे इन्होंने स्वर्ण पदक दिलाया था भारत को एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में। 242वां प्रश्न है कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत में पक्षियों की तादाद कितनी घटी है। तो देखिए जो आपका स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट 2020 है, इसमें बताया गया कि भारत में पक्षियों की जो तादाद है ये 79% घटी है। और इस रिपोर्ट को थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए इस रिपोर्ट में 867 प्रकार के पक्षियों का अध्ययन करके उनके दीर्घावधि यानी कि 25 साल और लघु अवधि यानी कि 5 साल के आंकड़े जुटाए गए हैं। और इस रिपोर्ट में 101 प्रजातियों के संरक्षण पर अत्यधिक चिंता जताई गई है। और आंकड़ों के मुताबिक यानी कि जो आपका ये रिपोर्ट है इसके आंकड़ों के मुताबिक पिछले 25 वर्षों में जो आपकी गौरैया पक्षी होती है इसकी संख्या में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई है। जैव विविधता के लिए मशहूर जो आपका वेस्टर्न घाट यानी कि पश्चिमी घाट है, इस पर साल 2000 से पक्षियों की जो तादाद है इसमें 75% तक कमी आई है। तो इस रिपोर्ट के बारे में ये डिटेल्स जो है इसको नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट अभी ले लीजिए। 243वां प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को लारियस स्पोर्टिंग मोमेंट अवार्ड दिया गया। तो देखिए ये अवार्ड सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। और जो आपके सचिन तेंदुलकर हैं इनको ये सम्मान इनके प्रशंसकों के वोटों के आधार पर मिला है। और देखिए जो आपका लार्जेस्ट स्पोर्ट अवार्ड था इस साल का, तो इसके विभिन्न विजेताओं के नाम जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। इसको आप आराम से बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट कर लीजिए, क्योंकि बताने में कम से कम 3 मिनट इसमें लग जाएंगे। तो नोट कर लीजिए अभी इसको स्क्रीनशॉट लेके। 244वां प्रश्न है कि हाल ही में अशरफ गनी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया। तो देखिए जो आपके अशरफ गनी हैं ये जो है फरवरी 2020 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति चुने गए थे। देखिए अफगानिस्तान में जो आपका राष्ट्रपति का चुनाव है ये सितंबर 2019 में समाप्त हुआ था, लेकिन उसकी वोटों की जो काउंटिंग हो रही थी उसमें धांधली का आरोप लगा था। किसके तरफ से, जो आपके विपक्षी नेता थे अब्दुल्ला अब्दुल्ला की तरफ से। उसके बाद फिर उसमें कुछ जांच वगैरह हुई और उसमें थोड़ा सा लेट हुआ। और उसके बाद फाइनली जो आपका ये राष्ट्रपति का चुनाव था अफगानिस्तान में, वहां पर विजेता घोषित किए गए कौन, अशरफ गनी। ठीक है। और अशरफ गनी के अपोजिट में कौन खड़े थे वहां पे चुनाव में, अब्दुल्ला अब्दुल्ला खड़े थे। ये चीज आपको याद रखना है। और 245वां प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया। तो देखिए ये अमाउंट आपका है 5,12,860.72 करोड़ रुपए। तो ये अमाउंट आप नोट कर लीजिए। देखिए जो आपका उत्तर प्रदेश का 2020-21 का जो बजट था, ठीक है, तो इस बजट का आकार पिछले साल के बजट से 33,159 करोड़ रुपए अधिक है। और देखिए इस बजट में नई योजनाओं के लिए कुल 10,967.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और देखिए जो आपकी योगी सरकार है तो इसका ये चौथा बजट था इस साल जिसको इन्होंने पेश किया। और उत्तर प्रदेश को जो वित्त मंत्री का नाम है सुरेश खन्ना, इनके द्वारा ये बजट पेश किया गया। तो ये डिटेल्स नोट कर लीजिएगा। 246वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है। तो देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है इसके अनुसार जो आपका मध्य प्रदेश राज्य है, तो मध्य प्रदेश राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में जो है एक अप्रत्याशित वृद्धि जो है ये दर्ज की गई है। देखिए मध्य प्रदेश में नवजात मृत्यु जो है, देखिए नवजात किसको कहते हैं, नियोनेटल कहते हैं अंग्रेजी में इसको। देखिए जो आपके जन्म से 28 दिन तक के बच्चे होते हैं इनको कहते हैं नवजात। तो इनका जो प्रतिशत है मध्य प्रदेश में इनकी मृत्यु का, ये 12.2% जो है। और बिहार में पिछले वर्ष के आंकड़े से अधिक है। देखिए पिछले साल जो है जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा, तो पिछले साल बिहार में नवजात मृत्यु दर सबसे अधिक थी, लेकिन इस साल जो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। 247वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध बंगाली अभिनेता और तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद का निधन हो गया। तो देखिए ये बंगाली अभिनेता आपके हैं तापस पाल, ठीक है, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया था। और देखिए जो आपके तापस पाल हैं ये पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर से 2 बार सांसद चुने गए थे और पश्चिम बंगाल के अलीपुर से जो है विधायक चुने गए थे। तो इनके बारे में डिटेल नोट कर लीजिएगा।
और 248वां प्रश्न है कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। तो देखिए जो आपका जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 है, इसकी मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी 2021 में। और देखिए जो आपका ये 2021 का जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप है, तो ये प्रतियोगिता 2021 के अंत में खेली जाएगी और भारत जो है दूसरी बार इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। और पहली बार भारत ने 2016 में जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इस कार्यक्रम यानी कि जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप का जो है आयोजन किया था। और देखिए इस बार के जूनियर पुरुष विश्व कप में जो है 16 टीमें टोटल खेलेंगी, जिसमें मेजबान भारत समेत 6 यूरोप, 4 एशिया, 2 अफ्रीका, 2 ओशिनिया और 2 पैन अमेरिका की टीमें शामिल होंगी। 249वां प्रश्न है कि हाल ही में किस तिथि को अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो देखिए ये तिथि आपकी है 20 फरवरी। 20 फरवरी को इस साल अरुणाचल प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया है। और देखिए इस साल जो है जो आपका 20 फरवरी का दिन था, ठीक है, तो 20 फरवरी को अरुणाचल प्रदेश ने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया। देखिए जो आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य है, इसको 20 फरवरी 1987 को पूर्व राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था और 1972 तक इसे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। देखिए अरुणाचल का मतलब क्या है, अरुणाचल का अर्थ है हिंदी में उगते सूर्य का पर्वत। 250वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में रन फॉर इंडिया टी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो देखिए ये राज्य आपका रहा त्रिपुरा। देखिए फरवरी 2020 में त्रिपुरा में जो आपका भारतीय चाय बोर्ड यानी कि इंडियन टी बोर्ड है, इसने त्रिपुरा चाय विकास निगम के सहयोग से जो है इस रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया था। और ये आयोजन जो है ये त्रिपुरा की चाय के साथ देश भर की चाय को लोकप्रिय बनाने एवं राज्य के चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया था। और त्रिपुरा के बारे में जानकारी है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। 251वां प्रश्न है भगवान श्री राम से जुड़े पर्यटन स्थलों की सैर कराने के लिए किस नाम से जो है एक विशेष ट्रेन शुरू की गई है। तो देखिए इस ट्रेन का नाम है श्री रामायण एक्सप्रेस। और इसकी खास बात क्या है, देखिए जो आपका ये श्री रामायण एक्सप्रेस है, इसको 28 मार्च को जो है लॉन्च किया जाएगा पूरे भारत में। और इसकी खास बात क्या होगी, देखिए इस ट्रेन से जो है आप 16 रातों और 17 दिनों तक यात्रा करेंगे लगातार। और इस दौरान आपको जो है भगवान राम से जुड़े जितने भी पर्यटन स्थल हैं पूरे भारत में सबका दौरा कराया जाएगा। और जो आपके ये भगवान श्री राम से जुड़े जितने भी पर्यटन स्थल हैं, इन्हें जो है भारत का रामायण सर्किट कहा जाता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों 52वां प्रश्न आपका है कि हाल ही में किस संस्थान का नाम जो है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया। तो देखिए मनोहर पर्रिकर कौन थे, मनोहर पर्रिकर जो है ये गोवा के मुख्यमंत्री थे और ये भारत के रक्षा मंत्री भी रहे। तो इनके नाम पर जो है जो आपका रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, ठीक है, इसका नाम जो है स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर के नाम पर जो है रखने का फैसला किया था भारत सरकार ने फरवरी 2020 में। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए केंद्र सरकार ने भारत के पूर्व रक्षा मंत्री दिवंगत मनोहर पर्रिकर की प्रतिबद्धता और विरासत के सम्मान में रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम जो है बदलकर मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान रखने का फैसला किया है। और देखिए जो आपके मनोहर पर्रिकर हैं, ये 9 मार्च 2014 से लेकर जो है 14 मार्च 2017 तक भारत के रक्षा मंत्री थे। और इसके साथ में एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना है, देखिए जो आपका ये रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान है, जो कि अब मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा। तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1965 को और ये स्थित आपका है दिल्ली में। 253वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हाल ही में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो देखिए भारत के मुख्य सूचना आयुक्त बने गए हैं विमल जुल्का जी। और जो आपके विमल जुल्का हैं ये मध्य प्रदेश कैडर के 1979 बैच के जो है सेवानिवृत्त IAS ऑफिसर हैं। और 254वां प्रश्न है कि महान मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निम्न में से किस दिन मनाई जाती है। तो देखिए जो भारत के महान मराठा शासक थे छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी जो जयंती है ये मनाई जाती है 19 फरवरी को हर साल। देखिए जो आपके छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, इनका जन्म 19 फरवरी 1630 में जो है शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। जो आपका शिवनेरी दुर्ग है ये महाराष्ट्र राज्य के पुणे के जुन्नूर गांव के पास स्थित एक ऐतिहासिक किला है। और जो आपकी छत्रपति शिवाजी थे, इनके पिता का नाम था शाहजी और माता का नाम था जीजाबाई। 255वां प्रश्न है कि भारत में किस तारीख को भारत यूरो 6 मानक डीजल एवं पेट्रोल का उपयोग आरंभ किया जाएगा। तो देखिए ये तिथि आपकी 1 अप्रैल है। पूरे भारत में 1 अप्रैल से भारत यूरो 6 मानक का डीजल और पेट्रोल जो है इसका उपयोग आरंभ हो जाएगा। देखिए भारत में अभी जो है जो आपका यूरो 4 मानक वाला पेट्रोल और डीजल है तो इसका इस्तेमाल हो रहा है।
और 256वां प्रश्न है कि वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के 22वें संस्करण इथेनोलॉज के अनुसार कौन सी भाषा विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो देखिए ये भाषा आपकी हिंदी है। हिंदी जो है ये विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है और ऐसा बताया गया है वर्ल्ड लैंग्वेज डाटाबेस के 22वें संस्करण इथेनोलॉज में। देखिए जो आपका इथेनोलॉज है इसके मुताबिक विश्व भर में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो भाषा है तो इसमें पहला स्थान आपका अंग्रेजी का है, यानी कि अंग्रेजी दुनिया की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और देखिए पूरी दुनिया में कुल 113.2 करोड़ लोग जो है अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अतिरिक्त दूसरे स्थान पर आपका चीन में बोली जाने वाली जो आपकी मैंड्रिन भाषा है, और जो आपकी चीन की मैंड्रिन भाषा है इसको बोलते हैं टोटल 111.7 करोड़ लोग। और तीसरे नंबर पर आपकी हिंदी है। ठीक है, तो हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। और देखिए पूरे दुनिया में कुल 61.5 करोड़ लोग जो है ये हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। और दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा स्पेनिश है और इसको कुल दुनिया में 53.4 करोड़ लोग बोलते हैं। पाँचवें नंबर पर आपकी है फ्रेंच भाषा। फ्रेंच भाषा को बोलने वाले लोगों की संख्या है 28 करोड़। और देखिए दुनिया की जो 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हैं इनमें जो है 6 भारतीय भाषाएं शामिल हैं। और ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? देखिए ये भाषाएं आपकी हैं हिंदी, बंगाली, और इस लिस्ट में जो है फिर आपका उर्दू भी है और मराठी भी है और तेलुगु भी है और तमिल भी है। ठीक है, तो ये कौन कौन से स्थान पर हैं? देखिए जो आपका उर्दू है ये दुनिया का 11वां सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा है। मराठी जो है दुनिया का 15वां सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा है। और जो आपका तेलुगु है दुनिया का 16वां सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा है। और तमिल जो है ये 19वां दुनिया का सबसे अधिक बोले जाने वाला भाषा है। और जो आपकी बंगाली भाषा है तो इसको पूरी दुनिया में 26.5 करोड़ लोग बोलते हैं और ये दुनिया की 7वीं सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो ये सारे डाटा नोट कर लीजिए, बहुत यूनिक है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। और 257वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में छिपकली की एक नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की खोज की गई? तो देखिए फरवरी 2020 में जो है असम राज्य में एक छिपकली की नई प्रजाति अर्बन बेंट टोएड गेको की जो है खोज की गई थी। और इस छिपकली का वैज्ञानिक नाम है सीरोटोडैक्टाइलस अर्बनुस। और जो आपका ये अर्बन बेंट टोएड गेको नामक छिपकली है तो देखिए इसको जो है पहले खासी हिल्स छिपकली के समान माना जाता था। और 258वां प्रश्न है कि हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर गोंड रानी कमलापति की 32 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है यहाँ पर जो है गोंड रानी कमलापति की 32 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और ये जो मूर्ति है ये कुछ इस प्रकार से दिखती है। 259वां प्रश्न है कि हाल ही में कौन कर्नाटक के कंबाला त्योहार सुपर स्प्रिंटर कीचड़ युग खेलों में विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की तुलना में अधिक तेज दौड़ने के कारण चर्चा में रहे? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं श्रीनिवास गौड़ा। ये जो है कर्नाटक के कंबाला त्योहार सुपर स्प्रिंटर कीचड़ युग खेलों में जो है विश्व के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट की तुलना में अधिक तेज दौड़ने के कारण जो है चर्चा में रहे थे। 260वां प्रश्न है कि हाल ही में इंटरनेशनल कॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ने फसल चक्रों के समय को कम करने के उद्देश्य से भारत की किस पहली सार्वजनिक अनुसंधान सुविधा को शुरू किया? तो देखिए इस अनुसंधान सुविधा का नाम है रैपिड जेन। और देखिए जो आपका ये इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है तो देखिए इसका मुख्यालय आपका जो है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है ये 1972 में फोर्ड एवं रॉकफेलर फाउंडेशन के द्वारा बुलाए गए संगठनों के एक संघ के द्वारा की गई थी। और जो आपका इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स है तो देखिए इसके दुनिया भर में और भी कई सारे क्षेत्रीय केंद्र हैं। एक केंद्र आपका नाइजीरिया के नियामे में स्थित है, और एक आपका केन्या के नैरोबी में, और माली के बमाको में, और जिम्बाब्वे के बुलावायो में स्थित है। तो ये सारी डिटेल्स याद रखना है। 261वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो ये कब मनाता है? तो देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये 21 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। और इस साल जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है ये यूनेस्को के द्वारा लैंग्वेजेस विदाउट बॉर्डर्स यानी कि भाषाओं की कोई सीमा नहीं के विषय पर जो है मनाया जा रहा है। और देखिए आपको बता दूं जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है तो इसको मनाने की शुरुआत फरवरी सन 2000 में की गई थी, और इसके बाद से ये हर साल 21 फरवरी को पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। देखिए जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है इसको मनाने की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। बांग्लादेश में जो है हर साल 21 फरवरी को जो आपके बांग्लादेशी हैं इनके द्वारा बांग्ला भाषा के लिए किए गए इनके संघर्ष की वर्षगांठ के रूप में
इस दिवस को यानी कि 21 फरवरी को मनाया जाता है। 262वां प्रश्न है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन की जो शुरुआत है ये कब की गई थी? तो देखिए जो आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है इसकी शुरुआत की गई थी 21 फरवरी 2016 को। और देखिए इस साल जो आपका ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन है तो इसके शुरू होने की जो है चौथी वर्षगांठ मनाई गई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इन्होंने 21 फरवरी 2016 को इस श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन को स्टार्ट किया था। और आपको बता दूं इसको स्टार्ट किया गया था ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत विकास को मजबूत करने के लिए। और आपको बता दूं कि जो आपका ये मिशन है जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन, तो इसके अंतर्गत 300 रूरबन समूहों को समयबद्ध तरीके से विकसित किए जाने की परिकल्पना की गई है। तो ये डिटेल्स याद रखना है। और देखिए जो भारत के वर्तमान में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं इनका नाम है नरेंद्र सिंह तोमर, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। और 263वां प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्थित सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो देखिए जो आपका सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 है तो इसमें भारत को रखा गया है 77वें पोजीशन पे। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र है, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा समर्पित जो आपका ये रिपोर्ट है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020, इसके साथ साथ में फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 को भी अभी हाल ही में फरवरी 2020 में रिलीज किया गया था। और इस फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में भारत जो है 131वें स्थान पर है। तो याद रखना है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत 77वें स्थान पर है और फ्लोरिशिंग इंडेक्स 2020 में भारत 131वें स्थान पर है। और जो आपकी ये दोनों रिपोर्टें हैं ये रिपोर्ट जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष और द लैसेंट मेडिकल जर्नल के द्वारा जो है तैयार की गई हैं। 264वां प्रश्न है कि चित्र भारती फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपका गुजरात का अहमदाबाद है तो वहाँ पे स्थित है गुजरात विश्वविद्यालय, तो वहाँ पर जो है भारतीय चित्र साधना के द्वारा चित्र भारती फिल्म महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया था। और इसका उद्घाटन किया था गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और बॉलीवुड की फिल्म निर्माता सुभाष घई ने। और इस फिल्म महोत्सव की खास बात क्या रही? देखिए इस महोत्सव में कुल 140 फिल्मों को दिखाया गया था। और इससे पहले जो आपकी ये चित्र भारती फिल्म महोत्सव ये कहाँ कहाँ पे आयोजित हुए थे? देखिए इससे पहले 2016 में मध्य प्रदेश के इंदौर में और 2018 में दिल्ली के सिरी फोर्ड ऑडिटोरियम में जो है इसका आयोजन किया गया था। और 2020 में अभी हाल ही में गुजरात के गुजरात विश्वविद्यालय में जो है जो कि अहमदाबाद में स्थित है, ठीक है, वहाँ पे किया गया था इसका आयोजन। 265वां प्रश्न है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से जो है संन्यास ले लिया है? तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं प्रज्ञान ओझा। और जो आपके प्रज्ञान ओझा हैं इन्होंने भारत के लिए जो अपना आखिरी मुकाबला है ये साल 2013 में मुंबई में सचिन तेंदुलकर को विदाई देने के लिए वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला था, इसको आपको याद रखना है। 266वां प्रश्न है कि किस देश को जून 2020 तक FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है? तो देखिए ये देश आपका पाकिस्तान है। पाकिस्तान को जून 2020 तक जो है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। और क्यों किया गया है? देखिए अभी हाल ही में फरवरी में जो है 16 से 21 फरवरी तक पेरिस में जो है मनी लॉन्ड्रिंग पर निगरानी रखने वाली ग्रुप की बैठक में ये फैसला लिया गया कि जो आपका पाकिस्तान है, ठीक है, तो पाकिस्तान को जून 2020 तक FATF की ग्रे लिस्ट में जो है डाल दिया जाए। देखिए पहली बार पाकिस्तान को अक्टूबर 2019 में इस ग्रे लिस्ट में डाला गया था। क्यों डाला गया था? देखिए जो आपका फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है इसने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अन्य को धन की फंडिंग पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए इस ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था। 267वां प्रश्न है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है किस तिथि को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर आए थे? तो देखिए ये तिथि आपकी है 24 फरवरी 2020 को डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर आए थे। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो उनकी वाइफ है इनका नाम है मेलानिया ट्रंप जो कि अमेरिका की फर्स्ट लेडी है, ठीक है, तो ये भी आई थी। देखिए फर्स्ट लेडी उसको कहते हैं जो राष्ट्रपति की बीवी होती है, ठीक है, तो ये की बात है डोनाल्ड ट्रंप की बीवी या फिर अमेरिका की फर्स्ट लेडी। तो मेलानिया ट्रंप जो है ये किसकी वाइफ है? डोनाल्ड ट्रंप की। इनका नाम आपको याद रखना है। इनका नाम कई सारे परीक्षाओं में पहले भी पूछा चुका है जब ये भारत की यात्रा पर आई थी। देखिए इनकी एक बेटी भी है डोनाल्ड ट्रंप की, इनका नाम है इवांका ट्रंप। इनका नाम भी एग्जाम में पूछा जा चुका है तो उनका नाम एक्स्ट्रा में याद रखिएगा। देखिए भारत सरकार ने डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में गुजरात के अहमदाबाद में स्थित मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम सरदार पटेल स्टेडियम भी है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसमें जो है नमस्ते ट्रंप नाम से एक कार्यक्रम भी आयोजन किया था। किसने? भारत सरकार ने। 268वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के किस पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया? तो देखिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के ये पूर्व अध्यक्ष थे VL दत्त।
और जो आपके वी एल दत्त हैं इनके बारे में जानकारी क्या है। देखिए जो आपके वी एल दत्त हैं ये 1991 से 92 तक फिक्की के अध्यक्ष पद पर रहे थे और ये जो है फिक्की के भारत वियतनाम संयुक्त राष्ट्र व्यापार परिषद के अध्यक्ष भी थे और इन्होंने केसीपी ग्रुप्स ऑफ कंपनीज के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया था और इन्होंने चेन्नई में तुर्की गणराज्य के मानद काउंसिल जनरल के रूप में भी काम किया था। 269वां प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने मास्टर कार्ड और सैप कॉन्कर के साथ मिलकर कारपोरेट क्षेत्र को खर्च प्रबंधन सेवा देने के लिए समझौता किया। तो देखिए ये बैंक आपका एचडीएफसी है। एचडीएफसी ने फरवरी 2020 में मास्टर कार्ड और सैप कॉन्कर के साथ मिलकर जो है कारपोरेट क्षेत्र को खर्च प्रबंधन सेवा देने के लिए जो है समझौता किया था। देखिए जो आपका एचडीएफसी बैंक है ये अपने बिजनेस यात्रियों के लिए एक कारपोरेट क्रेडिट कार्ड सुविधा देगा जो कि बिजनेस ट्रिप्स के दौरान भुगतान और व्यय प्रबंधन के लिए वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। और जो आपका ये कारपोरेट क्रेडिट कार्ड होगा इसके लिए किसकी सहायता ले रहा है एचडीएफसी बैंक, ये ले रहा है सैप कॉन्कर और मास्टर कार्ड का। अभी इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में जान लेंगे। देखिए जो आपका सैप कॉन्कर इसके बारे में एक लाइन में जानकारी ये है कि ये जो है यात्रा खर्च और बिल प्रबंधन संबंधित समाधान प्रदान करने वाली एक अमेरिकी सर्विस प्रोवाइडर है। और अब इन तीनों संस्थाओं के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए। देखिए जो आपका एचडीएफसी बैंक है इसके वर्तमान में सीईओ हैं आदित्य पुरी। हेडक्वार्टर इसका स्थित है मुंबई में और इसकी टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और जो आपका मास्टर कार्ड है तो देखिए मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है और इसके वर्तमान में सीईओ हैं अजय पाल सिंह बांगा। और जो आपका सैप कॉन्कर है ये अमेरिकन कंपनी है जो कि ट्रेवल और एक्सपेंस मैनेजमेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। और इसके सीईओ कौन है सैप कॉन्कर के, सुधीर स्टेवन सिंह हैं और इसका हेडक्वार्टर अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है और इसके फाउंडर हैं सुधीर स्टेवन सिंह और राजीव सिंह। तो ये डिटेल्स आपको याद रखना है। 270वां प्रश्न है कि पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है ये किस राज्य में भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है। तो देखिए जो आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है ये भारत के सबसे लंबे पुल का निर्माण कर रहा है मणिपुर में। और देखिए जो आपका पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है तो इसकी जो निर्माण इकाई है ये मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में मकरू नदी पर जो है 33 मंजिला इमारत के बराबर 100 मीटर लंबे इस भारत के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का जो है निर्माण कर रहा है। तो इसकी फोटो कुछ यहाँ पे दिख रही है आपको, इसका निर्माण कार्य भी चल रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। 271वां प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सोने के भंडार की खोज की है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का ये जिला आपका सोनभद्र है। सोनभद्र में भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने अभी हाल ही में सोने के भंडार खोज की थी फरवरी 2020 में। देखिए जो आपका जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ठीक है। तो इसके द्वारा जारी बयान में ये कहा गया है कि जो आपका सोनभद्र है यहाँ पर जो स्वर्ण का भंडार है इसके जो खोजने का कार्य है लगभग 2 दशक पहले से यानी कि 1992-93 में जो है शुरू किया गया था और ये अभी भी चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा बहुत सोना जो है अभी मिला है हाल ही में। 272वां प्रश्न है कि सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं। तो देखिए ये क्रिकेटर आपके हैं राज टेलर जी। राज टेलर जो है ये आपके न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं और राज टेलर ने न्यूजीलैंड के लिए कुल 231 एक दिवसीय 100 टी20 और जो आपका टेस्ट मैच है ठीक है तो 100 टेस्ट मैच खेले हैं। तो ये जो है सभी फॉर्मेट्स में इन्होंने 100 मैच खेले हैं और ये सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन? राज टेलर जो कि न्यूजीलैंड के क्रिकेटर हैं, याद रखिएगा। 273वां प्रश्न है कि किस स्थान पर जो है ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के नाम पर जो है एक अत्याधुनिक बैडमिंटन अकादमी और स्टेडियम जो है ये तैयार किया जा रहा है। तो देखिए ये प्लेस आपका चेन्नई है। चेन्नई में जो है ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु के नाम पर एक अत्याधुनिक बैडमिंटन अकादमी और स्टेडियम जो है ये तैयार किया जा रहा है। और जो आपका ये अत्याधुनिक बैडमिंटन अकादमी है यहाँ पर जो है खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन भी किया जाएगा। 274वां प्रश्न है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो देखिए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का जो आयोजन है ये भारत में किया जाएगा और इसका जो आयोजन है ये 2 नवंबर से 21 नवंबर 2020 तक चलेगा। 275वां प्रश्न है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेत्री का 82 वर्ष की आयु में बेंगलुरु में निधन हो गया। तो देखिए ये कन्नड़ अभिनेत्री आपकी हैं किशोरी बल्लाल। किशोरी बल्लाल का भी हाल ही में निधन हो गया फरवरी 2020 में 82 वर्ष की आयु में, ठीक है। और 276वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने 70वें बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय मंडप का उद्घाटन किया। तो देखिए जो आपका 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था इसमें भारतीय मंडप का उद्घाटन किया एस जयशंकर ने।
और जो आपका ये 70वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था, ये 20 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक जो है आयोजित हुआ था। और देखिए इस वर्ष जो है जो आपका बर्लिन फिल्म महोत्सव है, इसके लिए 3 भारतीय फीचर फिल्मों के साथ साथ एक लघु वृत्त चित्र का जो है चयन किया गया था यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए। इसमें जो है पुष्पेंद्र सिंह की लैला और सत्यजीत और प्रतिमा वत्स की ईब अलेऊ और अक्षय इंडिकर की स्थल पुराण और एकता मित्तल का जो है लघु वृत्तचित्र गुमनाम दिन जो है ये शामिल है। और 270वां प्रश्न है कि भारतीय कप्तान विराट कोहली जो है ये आईसीसी की जारी नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपके विराट कोहली हैं, ये अभी हाल ही में जो रिसेंटली फरवरी 2020 में जो आपकी T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग जारी की गई थी, तो उसमें बल्लेबाजों की सूची में 10वें स्थान पर हैं। और देखिए आईसीसी की नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में विराट कोहली 10वें स्थान पर हैं और लोकेश राहुल और रोहित शर्मा जो है ये क्रमशः दूसरे और 11वें स्थान पर हैं। और इसमें जो है जो आपके पाकिस्तान के बाबर आजम है, ये इस सूची में पहले स्थान पर है। और 278वां प्रश्न है कि आईसीसी की नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपके जसप्रीत बुमराह है, ये गेंदबाजों की सूची में जो है 12वें स्थान पर हैं। और गेंदबाजों की सूची में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन जैक्सन के साथ जो है संयुक्त रूप से 12वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि 12वें स्थान पर दो लोग हैं, कौन कौन है, जसप्रीत बुमराह है और वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज शेल्डन जैक्सन है। ठीक है, और आईसीसी की इस नवीनतम T20 अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में पहले स्थान पर राशिद खान है, अफगानिस्तानी बॉलर है ये। और अफगानिस्तान के एक और क्रिकेटर हैं मोहम्मद नबी। ठीक है, तो ये जो है ऑलराउंडरों की सूची में पहले स्थान पर है। और 279वां प्रश्न है कि जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2021 का मेजबान कौन होगा। तो देखिए जो आपका जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप 2021 है, इसका मेजबान भारत होगा। और ये दूसरी बार है जब भारत इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत ने 2016 में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप की जो है मेजबानी की थी, तब भारत चैंपियन बना था। भारत ने 2016 में लखनऊ में जो आपका फाइनल मैच खेला गया था, ठीक है, जूनियर हॉकी पुरुष विश्व कप का, तो उस समय जो है फाइनल में बेल्जियम को 2-1 से हराकर जो है जीत दर्ज की थी। तो ये डिटेल्स याद रखना है। और ये एक खास बात और है, जो आपका 2021 में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप आयोजित होगा, तो उसमें कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। 280वां प्रश्न है कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हाल ही में चुनाव में हार के बाद इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जो आपके आयरलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है लियो वाराडकर। ठीक है, इन्होंने फरवरी 2020 में चुनाव में हारने के बाद जो है अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और देखिए आयरलैंड की बात करें तो एक यूरोपियन कंट्री यानी कि यूरोपियन देश है आयरलैंड, और यहाँ की कैपिटल डबलिन है, करेंसी यूरो है। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं माइकल डी हिगिंस। 281वां प्रश्न है कि इस वर्ष 2020 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला जाएगा। तो देखिए वर्ष 2020 में आईपीएल का जो है 13वां संस्करण खेला जाएगा। और जो आपका आईपीएल होगा, इसका जो पहला मैच होगा इस साल 29 मार्च को खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। देखिए आईपीएल के बारे में सबसे खास बात क्या होती है, इसका पहला मैच कब खेला जाएगा और इसमें पहले मैच में कौन कौन सी दो टीमें भिड़ेंगी। ठीक है, तो मुंबई इंडियंस भिड़ेंगी चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। और इसका जो फाइनल मैच होगा आईपीएल 2020 का, ठीक है, तो ये 24 मई 2020 को खेला जाएगा। और इस साल जो आपका आईपीएल टूर्नामेंट है ये 57 दिनों तक चलेगा। इसमें आईपीएल की 8 टीमें चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल, किंग्स 11 पंजाब, कोलकाता नाइट राइडर्स, मुंबई इंडियंस, राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद जो है ये टीमें हिस्सा लेंगी। तो देखिए आईपीएल के बारे में जितनी चीज़ें एग्जाम में पूछी जा सकती हैं स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए। 282वां प्रश्न है कि पहला भारत बंगला पर्यटन उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ। तो देखिए जो आपका पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव है ये अगरतला में आयोजित हुआ है। और इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य क्या है, देखिए इस उत्सव को मनाए जाने का उद्देश्य जो आपका त्रिपुरा राज्य है, तो वहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा देना है और राज्य और पड़ोसी देश बांग्लादेश के नागरिकों को राज्य के पर्यटन स्थलों से अवगत कराना है। और देखिए जो आपका ये पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव था। ठीक है, तो इस समारोह का जो आयोजन है ये त्रिपुरा के राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए जो है त्रिपुरा के योगदान की स्मृति और त्रिपुरा पर्यटन क्षेत्र में उत्साह लाने के लिए जो है किया गया था। 283वां प्रश्न है कि वर्ष 2019 के ESPN इंडिया अवार्ड्स में किसे स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला का खिताब दिया गया।
तो देखिए जो आपका वर्ष 2019 का ESPN इंडिया अवार्ड था, इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला का खिताब दिया गया PV सिंधु को। देखिए जो आपका ESPN इंडिया अवार्ड्स है, तो ये जो है एक कैलेंडर वर्ष के दौरान भारतीय खेलों में खिलाड़ी या फिर टीम के द्वारा किए गए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। और जो आपका ESPN अवार्ड्स है, ठीक है, तो ये विभिन्न खेलों में कुल 10 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। तो ये 10 श्रेणियां कौन सी हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रही हैं और इसके सभी विजेता का नाम आपको दिख रहे हैं। तो इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आराम से बिल्कुल नोट कर लीजिए। 284वां प्रश्न है कि हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की है। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपके जेफ बेजोस हैं, जो कि अमेजोन के जो है फाउंडर हैं, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बेजोस अर्थ फंड की शुरुआत की थी। और देखिए जो आपका ये बेजोस अर्थ फंड है, इसके जरिए जेफ बेजोस जलवायु परिवर्तन से लड़ने और दुनिया के प्राकृतिक संसाधनों को बचाने के लिए $10 बिलियन की राशि देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो आपका बेजोस अर्थ फंड है, ये जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से निपटने के लिए जो है जलवायु वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और गैर सरकारी संगठनों को जो है प्रदान किया जाएगा। और देखिए जो आपका 285वां प्रश्न है, यह है कि किस व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं महंत नृत्य गोपाल दास, इनको राम मंदिर ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए जो आपके महंत नृत्य गोपाल दास हैं, इनको राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का जो है अध्यक्ष बनाया गया है। और जो आपके चंपत राय हैं, इनको इस ट्रस्ट के महासचिव के रूप में चुना गया है। 286वां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के किस चरण के लिए मंजूरी दे दी है। तो देखिए जो आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल है, इसने अभी हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को मंजूरी प्रदान की। देखिए जो आपका स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, इसका जो दूसरा चरण है, ये 2020-21 से 2024-25 के बीच में कार्यान्वित होगा और इस अवधि के लिए कुल 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिवेश से मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। और इसमें जो है कुल 52,497 करोड़ रुपए पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बजट में से आवंटित किए जाएंगे, जबकि इससे जो धनराशि है, इसको विशेषकर ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 15वें वित्त आयोग मनरेगा और राजस्व सृजन मंडलों के तहत जो है जारी की जा रही धनराशि जो है वित्त पोषित किया जाएगा। और 287वां प्रश्न है कि किस व्यक्ति को केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं संजय कोठारी, इनको जो है फरवरी 2020 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट किया गया था। 288वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की घोषणा की है। तो देखिए ये राज्य सरकार आपकी हरियाणा की है, इसने फरवरी 2020 में अटल किसान मजदूर कैंटीन खोलने की घोषणा की थी। और आपको बता दूं कि जो आपकी ये हरियाणा की जितनी भी मंडियां हैं, ठीक है, तो सभी मंडियों और चीनी मिलों पर जो है इन कैंटीनों में अब जो किसान होंगे हरियाणा के और मजदूर होंगे, उनको 10 रुपये के किफ़ायती मूल्य पर जो है सस्ता और अच्छा भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। 289वां प्रश्न है कि हाल ही में दुनिया को कट, कॉपी और पेस्ट की सौगात देने वाले किस कंप्यूटर साइंटिस्ट का निधन हो गया। तो देखिए ये कंप्यूटर वैज्ञानिक आपके थे लैरी टेस्लर, ठीक है। लैरी टेस्लर का जो निधन हुआ था, ये हुआ था फरवरी 2020 में। इन्होंने दुनिया को कट, कॉपी और पेस्ट की सौगात दी थी। देखिए कंप्यूटर में आपको एक ऑप्शन मिलता होगा कट और कॉपी और पेस्ट का, ठीक है, तो इसकी सौगात इन्होंने दी, इसको इन्होंने ऑब्जर्व किया था, खोजा था। देखिए जबकि लैरी टेस्लर है, इन्होंने साल 1973 में कट, कॉपी और पेस्ट कमांड की खोज की थी और ये कमांड टेक्स्ट एडिटर की शुरुआती कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के विकास में काफ़ी अहम थी। और ये जो है मैक और विंडोज़ पर जो है कॉपी और पेस्ट करने का एक कमांड है, ठीक है। और 290वां प्रश्न है कि हाल ही में गुजरात सरकार ने किस बैंक के साथ MSME क्षेत्र के उद्यमियों को आसान और जल्दी ऋण मंजूरी देने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो देखिए अभी हाल ही में जो गुजरात की सरकार है, इसने भारतीय स्टेट बैंक के साथ में MSME क्षेत्र के उद्यमियों को आसान और जल्दी ऋण मंजूरी देने के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। और इस समझौते के बाद जो आपका ये भारतीय स्टेट बैंक है, तो यहाँ पर जो है आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर ही MSME क्षेत्र के जो उद्यमी होंगे उनको जो है लोन यानी कि ऋण प्राप्त हो जाएगा। और 291वां प्रश्न है, बांग्लादेश में किस स्थान पर भारतीय उच्चायोग के द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। तो देखिए जो आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में भारतीय उच्चायोग के द्वारा भारतीय रक्षा उपकरणों पर एक सेमिनार का जो है आयोजन किया गया था। और इस संगोष्ठी यानी कि सेमिनार में जो है कुल 12 भारतीय कंपनियों ने भाग लिया था। और इस सेमिनार का उद्देश्य रक्षा प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में जो है भारत और
बांग्लादेश के बीच सहयोग को आगे ले जाना है। 292वां प्रश्न है कि 2022 का एशियाई फुटबॉल परिसंघ का महिला एशियाई कप जो है किस देश में आयोजित होगा। तो देखिए 2022 में जो आपका एशियाई फुटबॉल परिसंघ का महिला एशियाई कप है ये भारत में आयोजित होगा और इस आयोजन की घोषणा अभी हाल ही में मलेशिया के कुआलालंपुर में की गई थी एशियाई फुटबॉल परिसंघ के द्वारा। 293वां प्रश्न है कि हाल ही में किस स्थान पर अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो देखिए जो आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में और इस सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा संबोधित किया गया था और इस सम्मेलन की थीम थी जेंडर जस्ट वर्ल्ड। और देखिए इस एक दिवसीय सम्मेलन का टॉपिक था जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड। 294वां प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा जो है जो कि भारत के कृषि मंत्री हैं तो इनके द्वारा पीएम किसान मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया गया था फरवरी 2020 में। और इस मोबाइल एप्लीकेशन इसका नाम है पीएम किसान। इसकी सहायता से जो किसान होंगे ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अपने भुगतान के बारे में जान सकेंगे और इस योजना की पात्रता और अन्य जानकारी भी इससे हासिल कर सकेंगे। 295वां प्रश्न है कि हाल ही में 24 फरवरी को जो आपके अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप ये जो गुजरात स्थित मोटेरा स्टेडियम में जो है ये किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए थे। तो देखिए इस कार्यक्रम का नाम था नमस्ते ट्रंप, ये चीज़ आपको याद रखना है। और मोटेरा स्टेडियम के बारे में आपको बता चुका हूँ कि ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और यहाँ पर इस कार्यक्रम में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में जो है 1 लाख से अधिक लोगों ने जो है इसमें भाग लिया था। और 296वां प्रश्न है कि मलेशिया के प्रधानमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो देखिए जो कि मलेशिया के प्रधानमंत्री थे इनका नाम था महातीर मोहम्मद। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था फरवरी 2020 में। 10 मई 2018 को ये प्रधानमंत्री बने थे कहाँ के मलेशिया के और इनकी उम्र थी वर्तमान में 94 साल। देखिए ये जो है दुनिया के सबसे उम्रदराज लीडर भी हैं वर्तमान में, नेता भी हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। और इनके जो है जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं इनका काफ़ी विरोध कर रहे थे कि बड़हू हट जाओ यहाँ से, तो इसलिए ये साथ जो है अपने पद से जो है इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और देखिए मलेशिया की बात करें तो मलेशिया जो है एक एशियन कंट्री है और यहाँ की कैपिटल है कुआलालंपुर और मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगिट। 297वां प्रश्न है कि द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए भारत को जो है 35वें स्थान पर रखा गया है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में। और देखिए जो आपका ये वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स है तो इस इंडेक्स में जो है फिनलैंड को जो है शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर रखा गया है और स्वीडन को दूसरे स्थान पर रखा गया है। और इस इंडेक्स में छात्रों को कौशल आधारित शिक्षा से लैस करने की देशों की जो है क्षमताओं के आधार पर जो है ये रैंकिंग दी गई है, ठीक है। और देखिए जो आपका ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट है जिसने ये वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी किया है तो इसका जो हेडक्वार्टर स्थित है यूनाइटेड किंगडम के लंदन में और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। 298वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में लासा बुखार के प्रकोप के कारण जो है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है। तो देखिए ये देश आपका है नाइजीरिया। फरवरी 2020 में नाइजीरिया में लासा बुखार के प्रकोप के कारण स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया गया था। देखिए प्रेजेंट टाइम में जो आपका नाइजीरिया है तो नाइजीरिया के 23 राज्यों में जो आपका लासा बुखार ये फैला हुआ है। लासा बुखार जो है ये एक वायरल रक्तस्रावी रोग है जो कि लासा वायरस के कारण फैलता है और ये वायरस जो है ये चूहों के मल मूत्र के संपर्क में आने से मनुष्यों में फैलता है। 299वां प्रश्न है कि ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए जो आपका ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स है इसमें भारत 131वें स्थान पर है। और अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ लेसेंट जर्नल के द्वारा अ फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन नामक एक रिपोर्ट जारी की गई और इस रिपोर्ट में एक नया सूचकांक ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स जो है ये शामिल किया गया जिसमें देशों की तुलना बच्चों के जन्म और कल्याण के आधार पर जो है की गई। और इस ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स को यानी कि सूचकांक को बनाने के लिए कुल 180 देशों का जो मूल्यांकन किया गया था और इस सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पर है, दक्षिण कोरिया और नीदरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं और भारत जो है ये 131वें स्थान पर है और यही एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। 300वां प्रश्न है कि किस राज्य सरकार के द्वारा थाई मांगुर मछली के उत्पादन केंद्रों को नष्ट करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। तो देखिए फरवरी 2020 में जो आपकी महाराष्ट्र की सरकार है इसने कहा कि जो आपका थाई मांगुर है
इस पे हम पूरी तरीके से बैन लगाते हैं। तो इसके उत्पादन केंद्रों को जो है नष्ट करने का भी काम स्टार्ट करा दिया था वहाँ पे। देखिए जो कि ये थाई मांगुर मछली है, इसके तालाब में अगर जाएंगे जहाँ पे इसके पालन होता है, तो वहाँ पे जितने भी आपको मरे हुए जानवर, गाय भैंस बैल बकरी या फिर कुत्ते तक जो है मरते हैं, तो उसको उठा के जो है इसी इनके तालाब में फेंक देते हैं। ये थाई मांगुर मछली सब खा जाती है। तो ये मछली आप सोचते हैं कि हमारे सेहत को बनाएगी, लेकिन आपकी सेहत को बिगाड़ सकती है, इसीलिए महाराष्ट्र की सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है। तो ये थे आपके फरवरी 2020 महीने के टॉप 300 करंट अफेयर। और देखिए इसकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे लिंक मिल जाएगी, तो क्लिक करके वहाँ पे जो है उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू।